के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और मोशन के ऊपर एक स्लैश लगाता है, लेकिन मोशन वहाँ से साइड पर हट जाता है। पीछे की तरफ हटने के बाद बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और अपने वन स्टेप को यूज करते हुए उसे पंच मारने लगता है। वो अपनी तलवार को सामने कर लेता है और कहता है ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है कि ये अपने हाथ से मेरी तलवार पर अटैक कर सकता है, अगर ये मेरी तलवार के ऊपर मुक्का मारेगा तो इसका हाथ भी कट जाएगा। लेकिन मोशन तो अपने हाथ को जरा भी पीछे नहीं खींचता, वो उसकी तलवार की धार के ऊपर सीधा पंच मारता है और उसकी तलवार वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और साथ ही मोशन का पंच उसकी तलवार को तोड़ता हुआ सीधा उसके मुंह पर लगता है, जिससे ग्यूताई दूर जाकर पीछे गिरता है। और सिर्फ वो पीछे जाकर गिरा नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पंच में उसका काम तमाम हो गया है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो अपनी जगह से उठता नहीं। वहाँ पर जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे और साथ ही सोसो रियान भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि ली रियान काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मेरा वॉरियर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ली रियान कहती है ये वाला बंदा वाकई में बहुत ही अच्छा मास्टर है, मुझे लगता है कि मेरे जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। साइड पर खड़े वॉरियर्स में से एक वॉरियर आगे बढ़ता है और कहता है आज यहाँ पर हुआ क्या, ये बंदा हिल क्यों नहीं रहा, ये वापस से उठ क्यों नहीं रहा। वो जाकर उसे चेक करता है, फिर सोसो रियान से कहता है लीडर ये तो मर चुका है। सोसो रियान भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो मोशन की तरफ देखकर सोच रही होती है इस लड़के ने सिर्फ एक ही पंच में मेरे ग्यूताई को मार डाला। आखिर इस लड़की ली रियान को इस तरह का वॉरियर मिल कहाँ से गया, ये तो एक मॉन्स्टर है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 48 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। वीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मुशिन अपने पहले वॉरियर को हरा देता है जो कि उसके साथ फाइट करने के लिए नीचे उतरता है। मुशिन उसे सिर्फ एक ही पंच मारता है जिससे कि वो मर जाता है। इस बात से काफी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि सोसो रियान भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने दूसरे वॉरियर जिसका नाम मूव वैक होता है उसे कहती है तुम जाओ। मूव वैक ऑर्डर सुनते ही जल्दी से नीचे जंप करता है और उसके पास एक चेन होती है जिसके साथ उसने एक नाइफ बांधा होता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है। मुशिन उस चेन के अटैक को तो डॉज कर लेता है लेकिन साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है ये तो एक चेन है। मूव वैक उसे कहता है जितनी तुम्हारी उम्र है मुझे तो नहीं लगा था कि तुम मार्शल आर्ट्स में इतने ज्यादा अच्छे होगे, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और साथ ही वो अपनी चेन को घुमा रहा होता है और मुशिन से कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई इजी टारगेट नहीं हूँ। मुशिन मुस्कुराते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है मैं पहले से भी एक चेन मास्टर के साथ फाइट कर चुका हूँ, चलो फिर आ जाओ। और मास्टर मूव वैक भी चिल्लाते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन कोलिशन का दिखाया जाता है। मास्टर वैंग, मास्टर जूजी, वो दोनों ही जूजी क्लैन में जाकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे होते हैं। मास्टर वैंग कहते हैं यहाँ पर म्यूरियम बैटल के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी बैगर सेक्टर की तरफ से प्रोवाइड की गई है, इसीलिए तो यहाँ पर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ते पढ़ते तो पूरा दिन गुजर जाएगा। मास्टर वैंग कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सब के बारे में तो हमें पहले से पता है क्योंकि ये वही कुछ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मास्टर जूजी उसे कहते हैं मुझे लगता है कि शायद इसमें किसी पेज के ऊपर हमें कल्ट के बारे में पता चल सके, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी ब्लड कल्ट वालों का नाम नहीं लिखा हुआ। हमारे पास अभी यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए ढूंढते रहो, शायद कुछ मिल जाए। उसी वक्त मास्टर वैंग की नजर साथ पड़ती है जहाँ पर हांसुजिन खड़ी होती है। हांसुजिन भी उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही होती है। मास्टर वैंग उसे कहते हैं बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या तुम्हें भी यहाँ पर वाइस कमांडर ने भेजा है। हांसुजिन कहती है हाँ मुझे भी उसी ने कहा है और साथ ही मेरा पर्सनल मैटर भी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मास्टर वैंग की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ग्रेट म्यूरियम बैटल से तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है, जब ये बैटल हुई थी 20 साल पहले तब तो तुम एक छोटी सी बच्ची होगी, तुम्हारे साथ म्यूरियम बैटल में ऐसा क्या हुआ है जो तुम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए आई हो और तुम्हारा भी इस बैटल से कोई ताल्लुक है। मास्टर जूजी मास्टर वैंग से कहते हैं अब बस भी करो, तुम इस लड़की को तंग कर रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं, इस लड़की को अगर कुछ चाहिए तो वो देख लेगी। और वैसे भी ग्रेट म्यूरियम बैटल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मास्टर वैंग उसे कहते हैं हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, ग्रेट म्यूरियम बैटल में सभी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हांसुजिन उन सारी बुक्स को पढ़ रही होती है, उन रिकॉर्ड्स को, और पढ़ने के बाद वो सोच रही होती है आज यहाँ पर सिर्फ क्या मैं ही हूँ जिसे ये सब कुछ हैरान करने वाली बातें मिल रही हैं। मास्टर वैंग और मास्टर जूजी को तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, लेकिन मैं जो कुछ भी पढ़ रही हूँ वो बहुत ज्यादा अजीब है कि हमारे पास मैग्यू में जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसके अपोजिट हैं। हांसुजिन कहती है इसकी तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकती है, मुझे लगता है कि बैगर सेक्टर वालों ने यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होंगे ब्लड कल्ट वालों ने उन सभी को फैब्रिकेट किया है, यानी कि उनको चेंज कर दिया है। हमारे पास मैग्यू क्लैन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं। हांसुजिन सोच रही होती है अगर मुझे ये बात जाननी है कि 20 साल पहले ब्लड
ब्लड कल्ट वालों का मकसद क्या था, तो फिर मुझे अपने इन रैकेट्स को और अपने मैगियो के रैकेट्स को आपस में कंपेयर करना होगा। लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा शेंगियो में 100,000 माउंटेन पर जाना पड़ेगा अपने क्लैन में वापस। नेक्स्ट सीन फिर से ट्विन ड्रैगन फैक्शन का दिखाया जाता है। मास्टर मूवैक धड़ाम से करके जमीन के ऊपर गिरते हैं अपनी चेन के साथ, जबकि मुशिन वहाँ पर खड़ा होता है और मुशिन उसको भी हरा देता है। मास्टर मूवैक अभी तक हारे नहीं, वो मुशिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक वॉरियर जो कि सिर्फ एक बच्चा है वो मुझे कैसे हरा सकता है, भाई तुम हो कौन। और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और आसपास देखने वाले सारे कहना शुरू कर देते हैं कि इस लड़के ने सेकंड राउंड को भी जीत लिया है, अब सिर्फ तीसरा राउंड बाकी है। सोसोरियान बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही वॉरियर बचा है। लीरियान काफी ज्यादा खुश होती है और मोशियोन से कहती है मोशियोन तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, मुझे लगता है कि हम लोग इस मैच को जीत सकते हैं, तीसरे वाले मैच को जीतना है और उसके बाद मैं लीडर बन जाऊंगी। फिर साथ ही तीसरा वॉरियर भी नीचे उतर आता है, वो उसे कहता है मेरा नाम पाइरैंग है। मुशिन कहता है तो इसका मतलब तुम तीसरे वॉरियर हो। पाइरैंग उसे कहता है हाँ मैं ही तीसरा वॉरियर हूँ और साथ ही मैं ही वो बंदा हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने वाला है। मुशिन भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने सेफगार्ड ओरा को भी एक्टिवेट कर लेता है। पाइरैंग वहीं से खड़े खड़े अपनी तलवार को निकालता है और सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। मुशिन अपने बाजू को सामने करते हुए उसकी स्लैश को ब्लॉक करता है और उसकी स्लैश की पावर भी काफी ज्यादा होती है। मुशिन अभी उसके अटैक को ही ब्लॉक कर रहा होता है कि उसी वक्त वो बड़ी स्पीड से मुशिन के पीछे चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है पहले तो मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस था कि तुमने सिर्फ अपने हाथ से एक तलवार को कैसे तोड़ दिया, लेकिन लगता है कि तुम अपनी प्रोटेक्टिव की को यूज कर रहे हो। वो मुशिन के ऊपर अपनी तलवार को चला देता है, लेकिन मुशिन नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन मुशिन अभी वहीं पर ही खड़ा होता है कि पीछे वाला दोबारा से उठता है, यानी कि मूवैक जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अपनी चेन के साथ लगे हुए नाइफ को मुशिन की कमर में दंसा देता है क्योंकि उसके ऊपर पॉइजन लगा होता है। साथ ही वो हंसते हुए उसे कहता है अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, मेरा ये नाइफ जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर दंसा है इसके अंदर पॉइजन लगा हुआ है, इस पॉइजन का सिर्फ एक ही ड्रॉप काफी है तुम्हें नीचे गिराने के लिए। कोई बड़ा सा टाइगर भी हो जो कि एक घोड़े के साइज का हो वो भी एक सेकंड में नीचे गिर जाएगा। लेकिन मुशिन उस नाइफ को अपनी कमर से निकालकर नीचे फेंक देता है और मुशिन को कुछ भी नहीं होता। मुशिन अभी मूवैक की तरफ ही देख रहा होता है कि दूसरे वाला फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ देखने की, और फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता और कहता है अब तक तो पॉइजन ने तुम्हारे ऊपर काम कर दिया होगा, अब तुम्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो इस बार मुशिन को जरूर मार डालेगा, लेकिन मुशिन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। मुशिन ने अपने प्रोटेक्टिव ओरा को एक्टिवेट किया होता है। मुशिन उसकी तलवार के अटैक को रोकने के बाद कहता है मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा अच्छे वॉरियर हो। वो वॉरियर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है लेकिन फिर भी ये सेफगार्ड ओरा को कैसे यूज कर सकता है। मुशिन साथ ही उसे एक जबरदस्त किक मारता है और वो उड़ता हुआ सीधा सोसोरियांग के पास जाकर गिरता है। सोसोरियांग बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मूवैक से चिल्लाकर कहती है तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, अपनी नौटंकी बंद करो और जल्दी से इसको मार डालो। जबकि मूवैक बेचारा भी बहुत ज्यादा घबराया होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा नाइफ इसकी बॉडी के अंदर दंसा हुआ था, उसके ऊपर पॉइजन था, इसके ऊपर पॉइजन का असर क्यों नहीं हो रहा। मुशिन चलता हुआ उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है चाइना में जितने भी पॉइजन हैं वो सारे के सारे मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं, मेरे ऊपर पॉइजन का असर नहीं होता। मूवैक बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये वो तो नहीं जिसके ऊपर 1000 पॉइजन का असर नहीं होता। और फिर मुशिन उसे भी किक मारता है जिससे वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटक जाता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। सोसोरियान भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मुशिन उसे कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर चुपचाप हमारे सामने सरेंडर कर दो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। बाकी के सारे वॉरियर्स भी ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं सोसोरियान के तीनों वॉरियर्स को इस लड़के ने हरा दिया है, इस लड़के को जिसे लीरियान अपने साथ लेकर आई है। इसका मतलब ये हुआ कि लीरियान हमारी अब नई लीडर है क्योंकि हमारे रूल्स के मुताबिक जो भी वॉरियर्स को हराएगा जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होंगे वही हमारा लीडर बनेगा। सारे लीरियान के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। जबकि लीरियान भी काफी ज्यादा खुश होती है और खुशी के मारे रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो लीडर बन गई है और उसने अपने फादर का सपना पूरा कर दिया है। मुशिन लीरियान को उसके बारे में बताता है कि उसके डैड को पॉइजन किसने दिया है। वो उसे कहता है ये सब कुछ ब्लड कल्ट वालों ने किया है, उन लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ चाइना के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पॉइजन दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें आज के बाद बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। हालांकि तुम्हारा क्लैन काफी ज्यादा छोटा है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम चाइना में अपनी स्टैंडिंग्स को बेहतर बनाओ। हम क्योंकि तुम अपने ट्विन ड्रैगन सेक्टर की लीडर बनने वाली हो तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करना। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लड कल्ट वाले हथौड़े के सामने डटकर उनका सामना करो। लीरियान उसे कहती है अब जबकि तुमने मुझे बता दिया कि हमारा दुश्मन कौन है, मैं अपने आप को तैयार करूंगी। साथ ही मुशिन उसे कहता है अपने लिए कुछ वॉरियर्स को तैयार करो जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो, कि वक्त आने पर वो तुम्हारी हिफाजत
कर सकें। लीरियान मुशिन से कहती है तुम अभी क्यों जा रहे हो, अभी तो काफी रात है, अभी के लिए यहाँ पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मुशिन उसे कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही बॉडी है लेकिन मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मैं किसी एक ही जगह पर नहीं रुक सकता। यांग जियोन ग्रुप का लीडर होने के नाते मेरे पास बहुत सारे काम है जो मुझे पूरे करने हैं। और इतना कहकर मुशिन वहाँ से आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मुशिन को दिखाते हैं जो कि भागता हुआ वापस म्यूरियम कोलिशन की तरफ आ रहा होता है। वहीं रास्ते में उसे हान सुजिन नजर आती है। हान सुजिन उसका इंतजार कर रही होती है। मुशिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे पिकअप करने के लिए आई हो? हान सुजिन उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आई। आए तुम्हें इतनी ज्यादा देर कहाँ पर हो गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मुशिन उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है? हान सुजिन उसे कहती है हाँ कुछ तो हुआ है, वैसे वहाँ पर मास्टर वैंग और मास्टर जूजी भी थे, इसलिए मैं किसी और के साथ इस बात को डिस्कस नहीं कर सकती थी, सिर्फ तुम्हारे साथ ही डिस्कस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मुझे वहाँ पर भेजा है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ पता है क्योंकि जूजी क्लैन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं वो सारे के सारे फोर्ज्ड हैं, यानी फेक हैं, उनके अंदर बहुत की चेंजिंग की गई है। मास्टर जूजी ने कहा है कि वहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे का सारा डेटा बैगर क्लैन वालों ने इकट्ठा करके दिया है और मुझे लगता है कि हमारी मोरिम कोलिशन में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा, कोई उनका स्पाई है ब्लड कल्ट वालों का, जिसने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया है। मुशिन कहता है मुझे पहले से इस बात पर शक था कि ब्लड कल्ट वाले हमारी इन्फॉर्मेशन को रोक रहे हैं और हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं। हान सुजिन उसे कहती है तो जितना मैंने हिसाब लगाया है मुझे लगता है कि हम म्यूरियम कोलिशन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं उन सारे रिकॉर्ड्स से ब्लड कल्ट वालों के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। हम लोग वहाँ पर सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट कर सकते हैं, हमें किसी और जगह पर जाकर उनके रिकॉर्ड्स को पढ़ना होगा। मुशिन उसे कहता है मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, हमें मैग्यू में जाना है और मैग्यू के लैंड में रखे हुए सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ना है। हान सुजिन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाती है। मुशिन पीछे मुड़ता और कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? हान सुजिन उसे कहती है तुम्हें ये बात जानकर जरा भी हैरानी हुई कि मुझे इस बारे में कैसे पता है कि मैग्यू क्लैन में जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं वो अलग हैं और यहाँ पर म्यूरियम कोलिशन में जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग हैं। अगर तो तुम्हें वाकई में हैरानी नहीं हुई तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं कौन हूँ और शायद इसीलिए तुमने मुझे म्यूरियम कोलिशन की लाइब्रेरी में भेजा था ताकि मैं वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड्स को चेक कर सकूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने दोनों रिकॉर्ड्स को देखा है और उनको कंपेयर कर सकती हूँ। मुशिन उसकी तरफ देख रहा होता है लेकिन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हान सुजिन उसे कहती है चलो सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें इतना तो पता चल गया कि मैं मैग्यू क्लैन से हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरा नाम क्या है? और यहीं पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हान सुजिन मुशिन से कहती है क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है? तुम्हें ये तो पता है कि मैं मैग्यू क्लैन से हूँ, लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा रियल नेम क्या है? मुशिन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और उसे कहता है काफी लंबा सफर था जिसकी वजह से मुझे भूख भी लग गई है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। उसे इतना कह के आगे चल पड़ता है। हान सुजिन सिर्फ उसे गाली देती है और कुछ भी नहीं कहती, साथ ही उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। नेक्स्ट सीन म्यूरियम कोलिशन का दिखाया जाता है। मुशिन और हान सुजिन दोनों वापिस आ जाते हैं। मुशिन मास्टर डूवोन से कहता है ट्विन ड्रैगन सेक्टर में एक नया लीडर आ गया है, लीरियान काफी अच्छे से लीडरशिप करेगी, मुझे लगता है कि वो अपने क्लैन को बहुत अच्छे से संभालेगी। मैंने उसको ब्लड कल्ट के बारे में बता दिया है कि उसके ऊपर कौन सा खतरा मंडला रहा है, साथ ही उसको अपने वॉरियर्स को भी ट्रेन करने का कह दिया है। मास्टर डूवोन कहते हैं ब्लड कल्ट वालों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, पहले उन्होंने हिबी पैंग क्लैन, उसके बाद स्क्वाड एजेंसी और अब छोटे से क्लैंस के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि पता नहीं ऐसी कोई जगह भी होगी जहाँ पर ब्लड कल्ट वाले नहीं होंगे, शायद वो हमारी म्यूरियम कोलिशन के अंदर भी हों। मास्टर डूवोन अपने सारे साथियों से कहते हैं क्या तुम सब लोग रेडी हो? वो सारे कहते हैं यस मास्टर, हम रेडी हैं। मास्टर डूवोन उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग किसके पीछे हैं, हम लोग ब्लड कल्ट वालों के पीछे हैं और तुम सब लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है। तुम्हें पता है कि यांग जियोन ग्रुप को बनाने का मकसद क्या था? हमारा काम था इन्वेस्टिगेशन करना, जितने भी बुरे लोग हैं या फिर कोलिशन में गद्दार हैं उन सभी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। और आज वो वक्त आ चुका है, हमें पूरे की पूरी म्यूरियम कोलिशन की सर्च करनी है। इस वक्त हमें इस बारे में नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हो सकते हैं या फिर किस फैक्शन में, किस सेक्टर में छुपे हुए हैं। इसलिए कोलिशन के लीडर ने फैसला किया है कि हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे पूरे के पूरे म्यूरियम कोलिशन की, हर सेक्टर की, छोटा हो या बड़ा हो। जीवून कहता है कमांडर सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? कमांडर उनसे कहते हैं हम लोग सबसे पहले माउंट हुआ फैक्शन में जाने वाले हैं। कमांडर वहाँ पर ब्रीफिंग देने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो हान सुजिन उनके पास आती है और उनसे कहती है मैं आपके साथ माउंट हुआ फैक्शन में नहीं जा सकती, मुझे किसी और काम से जाना है, मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे
ग्रेट म्यूरियम बैटल के बारे में जानना है क्योंकि मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड्स को चेक किया था। वाइस कमांडर ने मुझे ये काम दिया था। मास्टर डूवॉन उसे कहते हैं। मास्टर वैंग और मास्टर जूजी पहले से हमारे रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम हमारे साथ माउंट हुआ पर चलो। मोशन वहाँ पर आता है और कमांडर से कहता है, कमांडर मैंने इसको ऑर्डर किया था और साथ ही मैं भी इसके साथ ही जाने वाला हूँ। मैं भी आपके साथ माउंट हुआ फैक्शन में नहीं जाऊंगा। मास्टर डूवॉन कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम भी इसके साथ जा रहे हो तो फिर ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हांसुजिन और मोशन दोनों ही 100,000 माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। हांसुजिन मोशन से कहती है, अगर तुम्हें वाकई में पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैग्यू क्लैन में वो लोग तुम्हें घुसने नहीं देंगे। मोशन उसे कहता है, मैंने सुना है कि मैग्यू क्लैन की सिचुएशन इस वक्त तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, वो लोग तो तुम्हें भी वहाँ पर घुसने नहीं देंगे। हांसुजिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, तुम्हें पहले से पता था कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी के बारे में भी तुम्हें पता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने इस तरह दिखाया कि जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम एक बहुत ही मतलबी और कमीने इंसान हो, बहुत ही बुरे इंसान हो, इसलिए अब मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि हमें मैग्यू तक पहुँचने के लिए अभी बहुत ही लंबा सफर तय करना है और रास्ते में मेरे साथ इस तरह की कोई भी बात मत करना। हांसुजिन तो बिल्कुल एक नाराज बीवी की तरह मोशन के ऊपर गुस्सा कर रही है, जबकि मोशन उसके गुस्से की वजह से जरा भी गुस्सा नहीं होता बल्कि आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है। मोशन उससे पूछता है, आजकल तुम्हारे मैग्यू का लीडर कौन है? हांसुजिन उसे कहती है, उसका नाम शिनचियोन वू है। मोशन कहता है, और तुम्हारा ये शिनचियोन ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हांसुजिन उसे कहती है, जब मैं मैग्यू को छोड़कर आई थी उस वक्त वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक पर था। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त वो मैग्यू का लीडर है, हालांकि वो काफी ज्यादा यंग है। तो मुझे तो लगता है कि अगर तुम भी उसका मुकाबला करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल होगी। हांसुजिन मोशन से कहती है, वैसे हमें उसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और तरीका है, हम लोग उन रैकेट्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे मुझे वो तरीका पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बस यहीं पर रहना है और बस देखते रहो मैं कैसे वो रैकेट्स लेकर आती हूँ। मोशन उसे कहता है, तुम्हारे उस तरीके से क्या मतलब है, कौन सा तरीका है, मुझे भी बताओ। हांसुजिन उसे कहती है, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें पता भी चल जाए कि वो कौन सा तरीका है फिर भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मोशन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, चलो जल्दी से बताओ वो कौन सा तरीका है। हांसुजिन भी हैरान हो जाती है और कहती है, अब इसको क्या हो गया, ये मुझे इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहा है। साथ ही वो उसे कहती है, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, शिनचैन वू वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पुराने लीडर मास्टर डैनगुक की पोती हूँ। साथ ही हांसुजिन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है, तुम्हें ये बात तो पता है कि मुझे मैग्यू क्लैन से निकाल दिया गया है और मैं वापस वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती हूँ तो फिर ठीक है, लोग मुझे वहाँ पर आने देंगे, वहाँ पर मैं आजादी के साथ सारे रैकेट्स को चेक कर सकती हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, मुझे सिर्फ कुछ दिन के लिए उसकी औरत बनकर रहना होगा, फिर मैं वहाँ से भाग आऊंगी। मोशन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और आगे बढ़ के उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ये तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा बुरा है, तुम्हें इस तरह का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शिनचियोन को शायद लगता है तुम सिर्फ उससे शादी करने के लिए बनी हो, लेकिन तुम्हारी कीमत उससे बहुत ज्यादा है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मेरे प्लान के हिसाब से चलेंगे। साथ ही मोशन उसका रियल नेम लेता है जो कि डैनसियो योन होता है। हांसुजिन भी अपना रियल नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसे मेरे रियल नेम के बारे में पता है। साथ ही वो हल्का हल्का ब्लश भी कर रही होती है। जैसे जैसे वो मैग्यू क्लैन के करीब पहुँच रहे होते हैं, वहाँ पर एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर मैग्यू क्लैन की डेथ ब्रिंजर फोर्स होती है जो कि वहीं पर गश्त कर रहे होते हैं। उनके पास एक बंदा आता है लीडर के पास और लीडर से कहता है, सर हमने डैनसियो योन को देखा है। लीडर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? डैनसियो योन की बजाय मैं इसको हांसुजिन ही कहूंगा। रिपोर्टिंग वाला बंदा कहता है, सर वैसे तो उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका, लेकिन उसके पास ब्लेड था। मैंने उस लड़की के पास 1000 डेथ ब्लेड देखा है जो कि डैनकुक मास्टर ने उसको दिया था। 1000 डेथ ब्लेड का सुनते ही वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लीडर उसे कहता है, वो लोग कहाँ पर हैं, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। हांसुजिन और मोशन भी उसी जंगल के अंदर एंटर होते हैं। हांसुजिन मोशन को बता रही होती है कि पहले ये एक राइस फील्ड हुआ करती थी, यहाँ पर लोग चावल की खेती करते थे, लेकिन अब यहाँ पर दरख्त उग गए हैं, अब ये एक जंगल बन गया है। वहीं पर मोशन को कुछ महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द काफी सारे लोग हैं। मोशन अपने आसपास महसूस कर रहा होता है, उनके सर के ऊपर से भी काफी सारे लोग गुजर रहे होते हैं। डेथ ब्रिंजर फोर्स वाले वहाँ पर आ जाते हैं। हांसुजिन को भी कुछ महसूस होता है, वो भी जल्दी से अपना 1000 डेथ ब्लेड बाहर निकाल लेती है और मोशन से पूछती है, तुम्हें क्या महसूस हुआ, यहाँ पर कितने ज्यादा हैं? और आहिस्ता आहिस्ता से उस जंगल के अंदर से बहुत सारे लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। उनके आसपास काफी सारे लोग निकल आते हैं तो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लीडर आते ही उसे कहता है, मिस हांसुजिन अपने ब्लेड को वापस रख दो और हमारे साथ चुपचाप चलो, हमें पता है कि तुम कौन हो। हांसुजिन भी उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है, तुम सब लोग तो मैग्यू की स्पेशल फोर्स हो। लीडर उसे कहता है, हाँ हम लोग मैग्यू की स्पेशल फोर्स हैं, हम लोग डेथ ब्रिंजर फोर्स से हैं। मोशन में ये बात सुन के हैरान होता है और हांसुजिन से पूछता है, ये डेथ ब्रिंगर ग्रुप कौन सा है?
हां सुजिन उसे कहता है हमारे मैग्यू ने एक स्पेशल असैसिन टीम बनाई है जो कि सबसे ज्यादा एलीट वॉरियर से बनी है और ये सारे के सारे प्रोफेशनल असैसिन्स हैं। लीडर हां सुजिन से कहता है शिनचियोन ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जैसे तुम हमें दिखो हम तुम्हें सेफली वापस लेकर आए, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। हां सुजिन मोशियोन से कहती है इन सभी का मुकाबला करना तुम्हारे लिए भी बहुत सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं और जो सारी एलीट्स हैं वो अपनी स्वर्ड को वापस रख लेती है और आगे बढ़ जाती है। हां सुजिन मोशन से कहती है चलो ठीक है इनके साथ ही चलते हैं, तुम भी मेरे साथ आओ। लेकिन हां सुजिन जैसे लीडर को पार करके आगे जाती है लीडर्स ऑर्डर देता है कि इस लड़के को मार डालो। ये बात सुनते ही हां सुजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उन असैसिन्स में से एक जल्दी से अपने नाइफ को मुशिन के ऊपर फेंक देता है। हां सुजिन चिल्लाकर मुशिन का नाम पुकारती है लेकिन मुशिन अपने सिर्फ हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी स्वर्ड को या फिर उसने जो नाइफ फेंका होता है उसको अपने हाथ से झटक देता है और उसका अटैक किया हुआ नाइफ वापस उसी को जाकर लगता है और वो बंदा वहीं पर मर जाता है। इस बात से तो वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर से किसको साथ लेकर आई है। मुशिन हां सुजिन से कहता है लगता है कि तुम इस बात को भूल गई हो, मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि तुम्हें कोई भी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मेरे तरीके से आगे बढ़ेंगे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन माउंट हुआ फैक्शन का दिखाया जाता है। माउंट हुआ एक माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा फैक्शन होता है। मास्टर डूवोन अपने सारे साथियों के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए उस फैक्शन की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं। जैंगजुक और जैंगजुन काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हम लोग पहली बार माउंट हुआ पे आए हैं जहाँ पर तो चेरी ब्लॉसम के बहुत ज्यादा दरख्त है। इस फैक्शन की सीनरी तो बहुत ज्यादा प्यारी है, कि जहाँ के रहने वाले लोग काफी ज्यादा अमीर होंगे। उसी वक्त माउंट हुआ के लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि अंदर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एक बंदा भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है कि यांगचियोन ग्रुप वाले यहाँ पर आए हैं। वो लीडर भागते हुए उनको ग्रीट करने के लिए नीचे उतर आते हैं। लीडर उन सब से कहते हैं लगता है कि तुम लोग काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए हो, काफी ज्यादा थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। यांगचियोन ग्रुप के सारे मेंबर्स लीडर को ग्रीट करते हैं। लीडर उन सब से कहते हैं तुम सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं इस हुआ फैक्शन का लीडर हूँ, मेरा नाम ह्यूक वुलिन है। मास्टर वुलिन कमांडर से पूछते हैं यांगचियोन ग्रुप के कमांडर यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर क्यों आए हैं, मुझे बताएंगे कि हमारे फैक्शन में आप लोगों का क्या काम है। मास्टर वुलिन कहते हैं आप लोगों ने आने से पहले हमें इस बारे में नहीं बताया, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हैं कि आप अचानक से यहाँ पर क्यों आए हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं तुम्हें इस बारे में पता तो होगा हीबी पैंकलैंड में क्या हुआ है। मास्टर वुलिन कहते हैं हाँ हमें सबको इस बारे में पता है, सारी फैक्शन को पता है। मास्टर डूवोन कहते हैं अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो हीबी पैंकलैंड इस वक्त डिसॉल्व हो चुका होता और सभी के लोगों को मार दिया जाता। इसी वजह से हमारे कोलिशन के लीडर ने हमारी टीम को इस बात की इजाजत दी है कि हम लोग जाकर इंस्पेक्शन करें ताकि इस तरह के वाकयात को होने से रोका जा सके। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि माउंट हुआ से लेकर हम लोग पूरी की पूरी म्यूरियम फैक्शन को नीचे से लेकर ऊपर तक इन्वेस्टिगेट करेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर वुलिन कहते हैं लेकिन हमारी माउंट हुआ को सबसे पहले क्यों इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तुम लोग किसी और जगह पर भी तो जा सकते थे। मास्टर डूबोन कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें आप लोगों के ऊपर शक है। तो वुलिन उनकी बात सुनने के बाद पहले तो हैरान होते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं चले ठीक है हम लोग आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप जहाँ पर जाकर सर्च करना चाहते हैं जाके कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। मास्टर डूबोन मुस्कुराते हुए कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे जरूर कहूंगा। मास्टर वुलिन आगे से हल्का सा मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं, क्योंकि शायद वो यहाँ पर कुछ छुपा रहे हैं जो वो इन सबको दिखाना नहीं चाहते। और यहीं पर हमारी एपिसोड 50 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड की एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 51 की शुरुआत में मोशिन और हां सुजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर है। वो 100,000 माउंटेन की तरफ जा रहे थे जबकि वहीं पर रास्ते में मैग्यू के डेथ ब्रिंगर ग्रुप के साथ उनका सामना होता है। डेथ ब्रिंगर ग्रुप वाले हां सुजिन को तो जिंदा साथ लेकर जाना चाहते हैं जबकि वो मोशिन को मारना चाहते हैं और उनमें से एक उसके ऊपर अटैक भी करता है लेकिन मोशिन उसको मार देता है। मोशिन उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है जबकि डेथ ब्रिंगर ग्रुप का लीडर कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, तुम्हें लगता है कि तुम डेथ ब्रिंगर ग्रुप का सामना करने के लायक हो। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है सब लोग इसे घेर लो। हां सुजिन भी अपना ब्लेड निकालने लगती है और कहती है सभी लोग रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, वो मेरे साथ है। ग्रुप लीडर उसे कहता है तुम खामोश रहो, हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। और साथ ही वो अपने एक साथी से कहता है इससे साथ लेकर जाओ। उसी वक्त एक जंजीर उड़ती हुई आती है और वो हां सुजिन के साथ लिपट जाती है और वो हां सुजिन को खींचते हुए पीछे ले जाते हैं। मोशिन हां सुजिन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसी वक्त लीडर अपने साथियों से कहता है अटैक करो और वो सारे के सारे मोशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से दो अपने नाइफ के साथ मोशिन के ऊपर अटैक
अटैक करते हैं, जबकि मोशिन बैक फ्लिप करते हुए उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। मोशिन कहता है ये लोग तो काफी ज्यादा फास्ट हैं। इसी वक्त एक और जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ मोशिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोशिन अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मोशिन कहता है हानसुजिन ने कहा था कि तुम लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हो और एलीट क्लास के वॉरियर्स हो। अब मुझे वाकई में लग रहा है कि तुम लोग वाकई में अच्छे हो। और साथ में मोशिन उसे एक पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। उसी वक्त बाकी जितने भी होते हैं वो सारे एक गोल दायरे की शक्ल में उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करते हैं। और सारे ऊपर हवा में जंप करने के बाद अपनी अपनी तलवारों को अपने हाथ से छोड़ देते हैं, यानी कि वो मोशिन के ऊपर तलवारों से अटैक करते हैं। वो सारी तलवारें मोशिन के इर्द गिर्द आने के बाद आकर रुक जाती हैं, क्योंकि मोशिन अपने सेफगार्ड ऑरा को एक्टिवेट करता है और वो सारी तलवारें उसकी बॉडी के करीब पहुंचकर रुक जाती हैं। ये देखकर डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो सेफगार्ड ऑरा को यूज कर रहा है। मोशिन ने अपने इर्द गिर्द अपने सेफगार्ड ऑरा को एक्टिवेट किया होता है। वो अपने बहुत सारे ऑरा को एक्टिवेट करने के बाद उसे रिलीज करता है तो बहुत सारी फोर्स निकलती है और उनकी तलवारें जो कि मोशिन की बॉडी के इर्द गिर्द रुकी हुई थी वो सारी की सारी वापस उन्हीं की तरफ जाती हैं और उनमें से काफी सारों को लगती हैं। जबकि मोशिन की पावर से वहीं पर जंगल में एक जबरदस्त धमाका होता है। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, इतनी ज्यादा यंग एज में ये सेफगार्ड ऑरा को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। मोशिन उसे कहता है जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो क्या अभी भी तुम लोग मेरा सामना करना चाहते हो। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर मोशिन की तरफ ही देख रहा होता है। उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर वो कहता है इस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। डेंसियो योन पता नहीं अपने साथ किस मॉन्स्टर को लेकर आ गई है। अगर हम लोग इसको यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक भी लेते हैं, तब भी हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसे यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि हमारा सारे का सारा डेथब्रिंगर ग्रुप यहीं पर इसके हाथों से मारा जाए। लीडर अपने साथियों से कहता है इसके ऊपर अटैक करते रहो, लेकिन कोशिश करना कि इसके हाथ मत लगना वरना मारे जाओगे। हमें बस टाइम बाई करना है जब तक कि वो डेंसियो योन को शिनचियोन के पास न ले जाएं। वहाँ पर डेथब्रिंगर ग्रुप के बहुत सारे लोग होते हैं और वो सारे के सारे फिर से मोशिन के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं डेथब्रिंगर ग्रुप के 3 बंदे हानसुजिन को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं मैग्यू क्लैन की तरफ। उन्होंने हानसुजिन को रस्सी से बांधकर उठाया होता है। हानसुजिन कहती है मुझे इस बात से बहुत नफरत है, मैंने ये वाला रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और यहीं पर उसे मोशिन की बात याद आती है। मोशिन ने उससे कहा था कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शिनचियोन से शादी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए, तुम्हारी कीमत इससे बहुत ज्यादा है। हानसुजिन कहती है ऐसा नहीं है कि उसे मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है कि मैं कितनी हास हूँ। और साथ ही उसे फिर से मोशिन की बात याद आती है। मोशिन ने उससे कहा था कि अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम लोग मेरे तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें सोचने के बाद हानसुजिन कहती है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है और साथ ही वो अपने पाँव को उल्टा करके अपनी तलवार के ऊपर मारती है और उसकी तलवार उसकी म्यान से बाहर गिरती है। और जैसे वो नीचे गिरने लगती है हानसुजिन अपनी तलवार को अपने मुंह में पकड़ती है और अपनी रस्सियों को काट लेती है। डेथब्रिंगर के लोग तो उसे उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। जबकि वो अपनी रस्सियों को काट लेती है तो वो उनकी गिरफ्त से आजाद हो जाती है और वो अपनी तलवार लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। जबकि वो भी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, इसने अपनी रस्सियों को कैसे काट लिया। वो उसे कहते हैं तुम हमारे लिए सब कुछ मुश्किल बनाती जा रही हो, चुपचाप हमारे साथ चलो। हानसुजिन चिल्लाकर उनसे कहती है जाकर अपने शिनचियोन से कह दो जाकर अपने लिए एक और लड़की ढूंढ ले, मैं उसकी वाइफ कभी नहीं बनूंगी। और साथ ही वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है। वो तीनों भी उसका पीछा करते हैं ताकि उसे पकड़ सके। हानसुजिन अभी थोड़ी आगे जाती है कि वो तीनों इसके बराबर में पहुंच जाते हैं। उन तीनों के पास जंजीरें होती हैं, उनमें से एक अपनी जंजीर के साथ उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन हानसुजिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। जबकि वहीं पर दूसरे वाला भी अपनी जंजीर को घुमा रहा होता है। वो अपनी जंजीर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे अपनी जंजीर में लपेट लेता है। और साइड से दूसरे वाला भी अपनी जंजीर को उसकी तरफ फेंकता है और उसको उसमें भी लपेट लेता है। इसी तरह उन तीनों के पास जंजीरें होती हैं, वो अपनी जंजीरों में उसको बांध लेते हैं। उन तीनों में से एक का नाम माजांग होता है। माजांग उसे कहता है जबकि तुम्हें पहले से पता था कि तुम पकड़ी जाओगी, फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों की। हानसुजिन भी उसकी आवाज को पहचान जाती है और कहती है मैं तो इस आवाज को पहचानती हूँ। माजांग उसे कहता है पास में भी तुम इसी तरह भाग जाती थी, लेकिन मैं तुम्हें फिर से पकड़ लेता था। हानसुजिन उसको देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माजांग उसे कहता है मैं तो सिर्फ अपने लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, इसलिए रेजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप हमारे साथ चलो। डेविड कल्टीवेटर डैन गुक की पोती, मुझे तो तुम पर तरस आता है। ये बात सुनते ही हानसुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है तुम्हें मेरे ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। हानसुजिन चिल्ला
चिल्लाकर उन सब से कहती है, अब मैं वही पुरानी लड़की नहीं रही, अब मैं वो पुरानी डांस योन नहीं रही, अब मैं हान सुजिन हूँ। जबकि दूसरी तरफ मोशिन का सीन दिखाते हैं। मोशिन अपने पंचेस को ही यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन सभी को पीछे की तरफ फेंकता जाता है, लेकिन वो सारे भी कीड़े मकोड़ों की तरह निकलते आते हैं। कोई इस तरफ से अटैक करता है तो कोई उस तरफ से अटैक करता है। मोशिन उन सब से कहता है कि तुम सब लोग वाकई में यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तुम्हारे यहाँ पर मरने का कोई फायदा नहीं, इसलिए चुपचाप वापस चले जाओ। लेकिन फिर से अपनी तलवार लेकर एक और उसके ऊपर अटैक करता है। मोशिन उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और सामने की तरफ से भी दो और भागते हुए आते हैं। मोशिन उन दोनों को पंचेस मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जबकि उनके हाथ से उनका नाइफ गिर जाता है। मोशिन उस नाइफ को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और साथ ही दूसरी तरफ देखते हुए साइड पर उस नाइफ को फेंक देता है। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर काफी ज्यादा दूर खड़ा होता है। मोशिन उसकी तरफ बिना देखे अपने नाइफ को उस तरफ फेंकता है और नाइफ उसके चेहरे के करीब से होता हुआ पीछे वाले दरख्त में जाकर धंस जाता है। इस बात से वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे और उसके दरमियान में तकरीबन 100 फीट का फासला होगा, फिर भी उसने अपने नाइफ को इतना स्ट्रेट कैसे फेंक दिया। वो दूसरों के साथ फाइट कर रहा था, उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी उसने मेरे ऊपर इतना अच्छा निशाना कैसे लगा लिया। लीडर अपने एक साथी से कहता है, हमारे कितने लोग अभी तक जिंदा हैं? वो साथी उनसे कहता है, तकरीबन 10 लोग जिंदा हैं, बाकी सारे मारे गए हैं। लीडर कहता है, चलो हम लोग वापस जा रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे पास काफी टाइम मिल चुका है। वो लोग डांसियो योन को लेकर पहुंच गए होंगे। साथ ही वो दरख्त में धंसे हुए उस नाइफ को बाहर निकालता है और मोशिन की तरफ फेंक देता है, जबकि मोशिन अभी उस दूसरी तरफ ही देख रहा होता है और वहीं पर देखते हुए अपनी सिर्फ 2 उंगलियों के साथ ही वो उस नाइफ को आते हुए रोक लेता है। लीडर मोशिन से कहता है, हम लोग दोबारा मिलेंगे, और साथ ही वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो सारी वहाँ से भाग जाते हैं। मोशिन भी चलता हुआ आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे हान सुजिन की तलवार मिलती है। मोशिन उस तलवार को उठा लेता है और अपने आसपास देखता है तो उसके पास 2 लाशें पड़ी होती हैं। मोशिन कहता है, चलो शुक्र है तुमने कम से कम रेजिस्ट तो किया, और साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराकर आगे चल पड़ता है और कहता है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, तुम रेजिस्ट कर रही हो, अब मैं तुम्हें वहाँ पर लेने के लिए आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन माउंट हुआ फैक्शन का दिखाया जाता है, जहाँ पर कमांडर डू वॉन अपने साथियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए गए हैं। वो सारे के सारे माउंट हुआ के खाते वाले रूम की तरफ जाते हैं। वो सारे उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम सब लोग इस रूम की तलाशी नहीं ले सकते, यहाँ पर हमारे सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। वाइस लीडर उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम सब लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, हम नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे रिकॉर्ड्स को चेक करो, चाहे तुम लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए क्यों ना आए हो। वो अपने लीडर से कहता है, लीडर आप भी तो इनसे कुछ कहें, ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। लीडर उसकी बात सुनने के बाद मास्टर डू वॉन से कहते हैं, कमांडर आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, वाइस लीडर चू ने बिल्कुल ठीक कहा है, यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे हुए हैं, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, इनको चेक नहीं कर सकते। मास्टर डू वॉन कहते हैं, हमने कहा था कि हम सारी माउंट हुआ की इंस्पेक्शन करने वाले हैं, तो हमारी इंस्पेक्शन में ये रैकेट रूम भी आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक नहीं करेंगे। लीडर उनसे कहते हैं, यहाँ पर जाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। मास्टर डू वॉन कहते हैं, साइड पर हट जाएं। लेकिन वाइस लीडर चू सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें वाकई में अंदर जाना है तो फिर ठीक है, तुम्हें पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। और साथ ही उनके बाकी के साथी भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लीडर अपने साथियों से कहते हैं, तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी तलवारें वापस रखो। जबकि मास्टर डू वॉन उन सभी की तरफ देखने के बाद उन सब से कहते हैं, तुम सब लोगों ने हमारी टीम के ऊपर तलवारें निकाली हैं, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इसको क्या समझूं? क्या मैं ऐसे समझूं कि तुम लोग म्यूरियम कोलिशन के खिलाफ जा रहे हो और तुम लोग गद्दार हो? लीडर मास्टर डू वॉन की बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। माउंट हुआ के लीडर मास्टर डू वॉन से कहते हैं, तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें हम लोग गद्दार दिखाई देते हैं? हम लोग तो बस अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को तुमसे बचा रहे हैं। मास्टर डू वॉन कहते हैं, अगर गद्दारी का अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगवाना चाहते तो जल्दी से दरवाजे को खोल दो, हम लोग अंदर जाएंगे, रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। वहीं पर साइड से एक बूढ़े एल्डर निकल कर आते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर क्या हो रहा है? वो माउंट हुआ फैक्शन के एक बूढ़े एल्डर होते हैं, पुराने लीडर भी। उन मास्टर का नाम मास्टर जैंग साई युक होता है और वो सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। जैंग जून भी ये नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो वाकई में सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर हैं। ये वोन भी कहता है, मैंने भी इनके बारे में सुना है, म्यूरियम कोलिशन के 5 बड़े तलवार बाजू में से इनका भी नाम है। सुप्रीम मास्टर वहाँ पर आते हैं। लीडर युक उनके सामने खड़े होते हैं और उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। मास्टर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर हो क्या रहा है? लीडर युक उन्हें सारी की सारी बात बता देते हैं कि ये लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मास्टर डू वॉन भी उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। प्रीम मास्टर आगे बढ़ते हैं और मास्टर डू वॉन से पूछते हैं, क्या तुम जोंग चियोन ग्रुप के कमांडर हो? मास्टर डू वॉन कहते हैं, जी मैं इसका कमांडर हूँ और मेरा नाम डू वॉन है। सुप्रीम मास्टर मास्टर डू वॉन से कहते हैं, क्या तुम वाकई में इस रूम के अंदर देखना चाहते हो कि अंदर क्या है? मास्टर डू वॉन कहते हैं, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। सुप्रीम मास्टर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा सामना
मना करूँ तो क्या फिर भी तुम लोग अंदर देखना चाहोगे? मास्टर डुवोन पहले तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं हाँ हम लोग फिर भी इस रूम के अंदर चेक करेंगे। सुप्रीम मास्टर उनका जवाब सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। फिर वो लीडर ह्यूग से कहते हैं दरवाजा खोल दो और इन्हें रैकेट्स को चेक करने दो। लीडर ह्यूग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुप्रीम मास्टर से कहते हैं हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि हमने कुछ भी नहीं छुपाया। चलो ठीक है, इन्हें अंदर जाने दो और चेक करने दो। और साथ ही सुप्रीम मास्टर डुवोन से कहते हैं इस बात का खास ध्यान रखना, अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी है वहीं पर देखना और उसे वहीं पर छोड़कर आना। मास्टर डुवोन कहते हैं मैं इस बात को याद रखूंगा। फिर साथ ही वो उनके लिए फाइनेंशियल रूम के दरवाजे को ओपन कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर डुवोन अपनी टीम के साथ माउंट हुआ फैक्शन के फाइनेंशियल रेकॉर्ड्स वाले ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं दरवाजा खोलें, लेकिन वो मुश्किल पैदा कर रहे होते हैं। वहीं पर सुप्रीम मास्टर आते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है इनके लिए गेट्स को ओपन कर दो और फिर वो उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। तो एपिसोड 52 की शुरुआत में वो लोग उस रूम के अंदर बैठे होते हैं और वहीं पर उन सारे रेकॉर्ड्स को चेक कर रहे होते हैं। रेकॉर्ड्स को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि माउंट हुआ फैक्शन वाले बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं, इन्हें हर महीने बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आजियोन कहती है इनके लॉसेस तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये हमें अपने रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करने दे रहे थे। हाँ उन कहती है वो सारे यहाँ पर वॉरियर्स बना रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन उन सभी को सोल्जर के तौर पर क्लासिफाई नहीं कर रहे। मास्टर डुवोन उन सभी से कहते हैं हम लोग यहाँ पर माउंट हुआ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर कल्ट के बारे में रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए आए हैं कि शायद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लिंक मिल जाए जो कि कल्ट के साथ जुड़ा हो। इसलिए बाकी की सारी गैर जरूरी बातों को छोड़ दो और याद रहे इस बारे में किसी को भी बाहर जाकर बताना नहीं कि इनके यहाँ पर क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन 100,000 माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर मैग्यू क्लैन है। मैग्यू के लोगों ने वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे घर बनाए होते हैं। मैग्यू क्लैन वहाँ पर पूरे का पूरा बसा हुआ है, जबकि वहीं पर एक घर के अंदर हांसुजिन को भी दिखाया जाता है। वो लोग हांसुजिन को पकड़कर वहाँ पर ले जाते हैं चिनचियोन के घर पर। हांसुजिन की म्यान तो उसके पास ही होती है, लेकिन वो अपनी तलवार वहीं पर फेंक आई है। हांसुजिन कहती है काश मेरा ब्लेड मेरे पास होता तो शायद मैं कुछ कर पाती। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है और कहती है प्रिंसेस आपके नहाने के पानी और आपके साफ कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया गया है, प्लीज मेरे साथ चलें। हांसुजिन उसे कहती है नहीं मुझे नहाना नहीं है और मेरे यही कपड़े ठीक हैं। वो नौकरानियों से कहती है प्रिंसेस प्लीज मेरे साथ चलें। हांसुजिन उसे चिल्लाकर कहती है मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे नए कपड़े पहनने हैं। वो नौकरानी प्रिंसेस से कहती है प्रिंसेस आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो फिर मर्द यहाँ पर आएंगे और वही आपको अपने साथ नहलाने के लिए ले जाएंगे और साथ ही आपके कपड़े भी चेंज करेंगे। हांसुजिन उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है और साथ ही गुस्सा भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो नौकरानियां उसे पानी के अंदर ले जाती हैं और उसे वहीं पर बिठाकर पूल के अंदर नहला रही होती हैं। नहलाने के बाद साथ ही उसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आती हैं और उसे कपड़े पहनाने के बाद उसके बाल बनाकर उसे रिंग लगा देती हैं। और हांसुजिन भी एक लड़की दिखने लग जाती है, जबकि वो अपनी तरफ देखकर कह रही होती है मैं कितनी भद्दी दिख रही हूँ। हांसुजिन तैयार होकर उसी रूम में फिर से खड़ी होती है, जबकि शिनचियोन वहाँ पर आता है और उसे कहता है जब तुमने वो कपड़े पहने हुए थे जिन कपड़ों में तुम यहाँ पर आई तो मुझे लगा शायद कोई लड़का है, लेकिन अब लग रहा है कि कोई लड़की खड़ी है। इन कपड़ों में तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और यही मैग्यू का नया लीडर है जिसका नाम शिनचियोन व्यू है। शिनचियोन उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। हांसुजिन उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शिनचियोन उसे कहता है तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा है इस तरह का गुस्सा मुझे किसी दूसरी औरत में नहीं दिखाई देता, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल को छूने लगता है, लेकिन हांसुजिन उसके हाथ को पीछे झटक देती है और कहती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और फिर उसे पंच मारती है, लेकिन वो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है और साथ ही हांसुजिन उसे किक मारती है, वो उसके पाँव को रोक लेता है। फिर हांसुजिन अपनी पाम से उसके गर्दन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो जल्दी से उसके पीछे चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। उसने अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के अंदर दंसाया होता है और साथ ही उसका गला दबा रहा होता है। शिनचियोन उसे कहता है जितना ज्यादा तुम रेसिस्ट करोगी मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ 2 दिन में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 2 दिन में तुम मुझे इस तरह परेशान मत करो ना। मैं 2 दिन तक सब्र नहीं करूंगा और अभी वो सब कुछ कर दूंगा जो कि तुम्हारे साथ शादी के बाद करने वाला हूँ। हालांकि मुझे इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और साथ ही वो उसके गले को दबाता जा रहा होता है और हांसुजिन बेचारी उसका सांस बंद हो रहा होता है। जैसे ही वो उसको छोड़ता है हांसुजिन नीचे गिर जाती है, लंबे लंबे सांस ले रही होती है। शिनचियोन उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाते हैं। रात के वक्त गली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। हर गली में गार्ड्स होते हैं। उसी वक्त गली के कॉर्नर से एक बंदे को दिखाते हैं जो कि छुपकर उन गार्ड्स की तरफ देख रहा होता है और फिर वो वहीं से जंप करते हुए प्रिंसेस के रूम की तरफ चला जाता है। वो उसकी खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाता है। हांसुजिन उसकी तरफ देखती है तो वो उसे इशारा करते हुए कहता है खामोश रहो, बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं, किसी को आवाज आ जाएगी। हांसुजिन उस लड़के को पहचानती
पहचानती है। वो भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है, डैम्पेक तुम अभी तक जिंदा हो और तुम कैसे हो? डैम्पेक उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था, मैंने आज तुम्हें देखा, डेथब्रिंगर ग्रुप वाले तुम्हें अपने साथ लेकर आ रहे थे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि तुम बिना बताए यहाँ से चली गई थी। हां सुजिन उसे कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? डैम्पेक उसे कहता है, मैंने डेथब्रिंगर के लोगों को देखा था, वो तुम्हें यहीं पर इसी रूम में लेकर आ रहे थे। डैम्पेक उसे कहता है, मैंने डेथब्रिंगर ग्रुप के लीडर को पहली बार इतने ज्यादा गुस्से में देखा है, लगता है कि तुम्हें पकड़ने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी। हां सुजिन भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है और साथ ही वो मुस्कुराते हुए सोच रही होती है, लगता है कि उसने मोशियन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया होगा, इसी वजह से तो उसे वहाँ पर काफी मुश्किल हुई होगी। डैम्पेक पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, मैं तुम्हें फिर से मैग्यू से बाहर भेज दूंगा। हां सुजिन उसे कहती है, नहीं मुझे यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है। डैम्पेक उसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? हां सुजिन कहती है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना मिशन पूरा करना है। डैम्पेक भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है, मुझे अपने ऑर्डर्स दो, मैं जहाँ तक हो सका तुम्हारी हेल्प करूंगा। हां सुजिन फिर उसे ऑर्डर्स देती है। वो उसे कहती है, तुम्हें बाहर जाना है और वहाँ पर एक लड़का होगा जो मुझे ढूंढ रहा होगा, उसे जाकर मेरे बारे में बताना। जबकि मोशन को भी दिखाते हैं, मोशन भागता हुआ मैग्यू क्लैन की तरफ आ रहा होता है और वो मैग्यू क्लैन के बाहर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। मोशन अभी वहीं पर छुप कर देख रहा होता है कि वो कौन से रास्ते से अंदर जाएगा। दरवाजे के ऊपर भी काफी सारे गार्ड्स होते हैं और वो सभी का नकाब उतार कर भी उनके चेहरे को देख रहे होते हैं। मोशन कहता है, क्योंकि इन लोगों ने मेरा चेहरा देखा हुआ है और यहाँ पर डेथब्रिंगर ग्रुप के लोग हैं, सभी के चेहरे चेक कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कौन से रास्ते से अंदर जा सकता हूँ? उन्हें लगता है शायद मैं वहाँ पर आने वाला हूँ। मोशन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि डैम्पेक झाड़ियों में से निकलता है और वो अपने आसपास देख रहा होता है। मोशन उसे देखते ही वहीं पर साइड पे छुप जाता है और जल्दी से उसके पीछे वाली साइड से निकलता है और उसे सर से पकड़ते हुए सामने वाले दरख्त के साथ लगा लेता है और कहता है, जल्दी से बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो? डैम्पेक अपनी नजर को पीछे की तरफ घुमाता है तो मोशन के हाथ में 1000 डेथ ब्लेड होता है। वो उसे पहचान लेता है और कहता है, ये तो प्रिंसेस की स्वर्ड है। वो मोशन से कहता है, क्या तुम्हारा नाम मोशियन है? मोशन कहता है, हाँ मेरा नाम मोशियन है, तुम कौन हो? डैम्पेक उसे अपना नाम बताता है। डैम्पेक उसे कहता है, मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ने भेजा है ढूंढने के लिए। मोशन डैम्पेक को छोड़ देता है। फिर डैम्पेक उसे सारी बात बताता है कि प्रिंसेस को कहाँ पर रखा गया है और प्रिंसेस इस वक्त तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब तुम वहाँ पर आओगे। कल उसकी शादी होने वाली है शिनचियोन के साथ। मोशन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में उसकी कल शादी होने वाली है? डैम्पेक उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, हमारे मैग्यू के लीडर शिनचियोन के साथ कल उसकी शादी होने वाली है। मोशन कहता है, लगता है कि तुम्हारा लीडर बहुत ज्यादा जल्दी में है। डैम्पेक उसे कहता है, वो हमेशा से हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहता था, अब जबकि प्रिंसेस वापस आ गई है तो वो एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहता। मोशन उसे कहता है, पहले मैंने सोचा था कि दीवारों के ऊपर से चढ़ के चला जाता हूँ, लेकिन ये दीवारें तो बहुत ज्यादा ऊंची हैं। फिर मैंने सोचा कि दरवाजे से जाता हूँ तो वहाँ पर डेथब्रिंगर ग्रुप के लोग खड़े हैं। डैम्पेक उसे कहता है, मेन गेट से जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं और वैसे भी मेन गेट से जाने के लिए तुम्हारे पास एक टोकन होना चाहिए जिसको जिनपाई कहते हैं। मोशन अपने पास से जिनपाई वाला टोकन निकालता है और उसे कहता है, क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो? डैम्पेक उस टोकन को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ ये तो जिनपाई है, मुझे एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, तुम्हें जो कहाँ से मिल गया? ये तो हमारे मैग्यू क्लैन के लीडर ही किसी को देते हैं और ये बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। और यहीं पर मोशन अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर मोशन को हान सुजिन के दादाजी यानी कि डैनगुक अपने पास से जिनपाई यानी कि ये टोकन देते हुए कहते हैं, ये हमारी दोस्ती की निशानी है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, इस टोकन की मदद से तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। मोशन कहता है, ये मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे दिया था। मोशन उसे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे कुछ काम आ सकता है क्योंकि उन लोगों ने मेरा चेहरा देखा हुआ है, अगर मैं इस टोकन के साथ भी वहाँ पर जाऊंगा तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। डैम्पेक उसे कहता है, तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि हम लोग कौन से सीक्रेट रास्ते से अंदर जा सकते हैं। वैसे मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता तो है पर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मोशन उसे कहता है, चलो पहले वो रास्ता दिखाओ। फिर वो दोनों भागते हुए साइड पर चले जाते हैं। साइड पर गटर होता है क्योंकि मैग्यू क्लैन एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, इसलिए वो गटर का सारा पानी ऊपर से नीचे एक रास्ते से आता है, यानी कि एक टनल होती है जिसके अंदर से उनका सारा गंदा पानी नीचे आता है। मोशन वहाँ पर जाते ही अपनी नाक पे हाथ रख लेता है और उसे कहता है, ये क्या है, यहाँ से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है? डैम्पेक उसे कहता है, यही तो वो सीक्रेट रास्ता है, ये टनल है जिसके रास्ते से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। हालांकि इस टनल के अंदर से हमारे सारे के सारे मैग्यू क्लैन का सीवरेज का पानी और सारे गटर का पानी यहीं से गुजरता है। मोशन बेक डैम से कहता है, क्या तुम पहले कभी इस रास्ते से अंदर गए हो? डैम्पेक भी अपनी नाक को बंद करके खड़ा होता है और कहता है, नहीं मैं यहाँ पर कभी नहीं आया, ऐसे भी मैं यहाँ पर आऊंगा क्यों, यहाँ पर तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, मैं इस रास्ते से क्यों जाऊंगा जब तक कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी वजह ना हो। मोशन उसे कहता है, अच्छा मुझे ये बात बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो क्या हम लोग दूसरी तरफ निकल पाएंगे या नहीं? डैम्पेक उसे कहता है, हाँ हम लोग लाजमी दूसरी तरफ निकलेंगे। नेक्स्ट डे शिनचियोन का दिखाया जाता है जो कि अपने दरबार में खड़ा होता है। उसके डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर उसके पास आता है। शिनचियोन कहता है, तुमने वहाँ पर मेरे 20 लोगों को मरवा दिया लेकिन फिर भी तुम एक आदमी को नहीं मार सके। मैंने
मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारी प्रिंसेस किसी मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर आएगी और वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर उनसे कहता है, मैगियो लीडर, हमने अपने सारे लोगों को इस बारे में बता दिया है, उसकी शक्ल के बारे में कि वो कैसा दिखता है। अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग उसे जरूर पकड़ लेंगे। साथ ही हम लोगों ने अपने डिफेंसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि वो कल की शादी को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। शिनचियानो से कहता है, अगर वो वाकई में यहाँ पर आता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको जिंदा पकड़ कर लाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारी शादी से पहले यहाँ पर जरूर आएगा हमारी प्रिंसेस को यहाँ से लेकर जाने के लिए। अब मैं अपनी दुल्हन के सामने उसका सर काटूंगा, क्योंकि मेरी दुल्हन के लिए उसका कटा हुआ सर बिल्कुल एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। क्योंकि दूसरी तरफ डैमबेक और मोशिन दोनों ही उस गटर में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डैमबेक अपने पास से रुमाल निकालता है और उसे अपने नाक के अंदर ठूंस लेता है और साथ ही एक रुमाल निकालकर वो मोशिन को देता है और कहता है, तुम भी अपने नाक में लगा लो। उसी वक्त वो माउंटेन एरिया हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर से बहुत ही प्रेशर के साथ पानी निकल रहा होता है। क्योंकि देखते ही देखते बहुत ही स्पीड के साथ अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। डैमबेक भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या वो मोशिन को क्या जवाब देगा? मोशिन उसे कहता है, तुमने तो कहा था कि यहाँ से बस इसी तरह का फ्लो निकलता है, अब ये इतना ज्यादा पानी कहाँ से आ गया? मुझे नहीं लगता कि नाक में इस तरह रुमाल देने से हम लोग इस बड़े प्रेशर से बच पाएंगे। डैमबेक उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये किसी वक्त एक बार ऐसा करते हैं दिन में जब ऊपर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। जबकि उन्होंने एक बार पानी को रिलीज कर दिया है तो अगले 1-2 घंटे तक वो लोग पानी को रिलीज नहीं करेंगे। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों ही उस गटर वाली टनल के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 52 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशिन और डैमबेक दोनों ही गटर के अंदर चले जाते हैं। सॉरी गटर नहीं, उस टनल के अंदर चले जाते हैं जहाँ से गटर का पानी बहता है। और वहीं पर ऊपर की तरफ भी दिखाते हैं कि सारे के सारे लोग उस गटर के अंदर अपना पानी फेंक रहे होते हैं। ये बड़े बड़े डोल के अंदर पानी डालकर उस नाली के अंदर कैसे फेंक सकते हैं? पता नहीं ये लोग कहाँ से गंदा पानी उठाकर ला रहे हैं। यहाँ पर एक औरत को भी दिखाया जाता है जो कि बाल्टियां भर के गंदे पानी को अपने साथ कुएं में डाल रही है, या फिर वो टनल के साथ जुड़ा हुआ है। वो सारे का सारा गंदा पानी एक बड़े से पूल में इकट्ठा होता है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है। जब वो पूल भर जाता है तो वो वहाँ से दरवाजे को ओपन करते हैं ताकि वो सारे का सारा गंदा पानी बहता हुआ टनल के रास्ते से पहाड़ी से नीचे चला जाए। क्योंकि उस बड़े पूल के पास भी काफी सारे वर्कर काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक बंदा कहता है, कल बड़ी शादी होने वाली है, इसलिए तो आज सारे लोग घर की सफाई कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पानी बहाया जा रहा है। हमें बार बार इस ब्रिज को ओपन करना पड़ता है। सीन टनल के अंदर का दिखाया जाता है। डैमबेक अपने हाथ में एक छोटा सा लाइटर लेकर आगे आगे चल रहा होता है, जबकि मोशिन उसके पीछे पीछे होता है। डैमबेक उसे कहता है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे उतनी ज्यादा स्मेल बढ़ती जाएगी। डैमबेक फिर से अपने पास से रुमाल के टुकड़े निकालता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था इसे अपने नाक में ठूंस लो, अच्छा रहेगा। मोशिन उसे कहता है, नहीं तुम अपने पास ही रखो, इतनी स्मेल को तुम्हें बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। डैमबेक फिर से आगे चलना शुरू करता है और कहता है, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है इसलिए यहाँ पर स्मेल बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर फिर से डैमबेक गलत साबित हो जाता है, क्योंकि वो आगे चल रहा होता है। उसी वक्त आगे से बहुत ही तेज हवा चलती है। डैमबेक हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर हवा नहीं है, फिर अचानक से ये हवा कहाँ से आ गई? जबकि मोशिन समझ जाता है कि ये सारी हवा इसलिए आ रही है क्योंकि पीछे से उन्होंने गटर के पाइप को खोल दिया है और पानी आने वाला है। और ऐसा ही होता है, सामने से बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा होता है। मोशिन डैमबेक से कहता है, तुमने तो कहा था कि उन्होंने एक बार गटर के पानी को खाली कर दिया है, अब दोबारा ये पानी नहीं आएगा, अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? डैमबेक उसे कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा तो था, मुझे पता था कि दिन में सिर्फ एक ही बार उस गटर के पूल को खाली किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि शादी की वजह से लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अपना लाइटर मोशिन की तरफ फेंक देता है और साथ ही आगे बढ़ जाता है। मोशिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, लगता है कि ये भी फिस्ट फाइटर है, चलो देखते हैं कि ये लड़का क्या कर सकता है। डैमबेक आगे बढ़ता है और पानी के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी फिस्ट को यूज करते हुए सामने की तरफ पंच मारता है कि वो सारे का सारा पानी उसके हाथ से निकलने वाली फोर्स से टकराकर साइडों से होकर गुजर जाए और वो दोनों बिल्कुल सेफ रहे। मोशिन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि मोशिन भी एक फिस्ट फाइटर है। मोशिन पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, ये लड़का अपनी फिस्ट की एनर्जी को यूज करते हुए पानी के अंदर एक रिपल बना रहा है ताकि वो पानी हमारी साइडों से गुजर जाए। इसके अलावा मैं पहली बार एक फिस्ट फाइटर को देख रहा हूँ जो कि इतनी अच्छे से अपनी की पावर को यूज कर सकता है, लेकिन उस पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हमारा डैमबेक भी अपनी फिस्ट की पावर को यूज करने में काफी ज्यादा कच्चा है। डैमबेक भी काफी घबरा जाता है और कहता है, अब क्या होगा? ये सारे का सारा पानी तो मेरी फिस्ट को भी पीछे की तरफ धकेल रहा है। मोशिन उसके पाँव की तरफ देखता है तो उसके पाँव पीछे की तरफ हट रहे होते हैं। मोशिन को समझ आ जाती
जाती है कि ये लड़का नहीं कर पाएगा। मोशिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और डैम्बेग के मुंह के सामने करते हुए अपना पंच बनाता है और जैसे ही वो अपना पंच बनाता है उसकी पावर रिलीज होती है और उसकी पावर के रिलीज होते ही वो सारे का सारा पानी साइडों से होकर गुजरना शुरू हो जाता है। डैम्बेग भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने अलावा किसी को पहली बार देख रहा है इतनी पावरफुल फिस्ट को यूज करते हुए। डैम्बेग कहता है लगता है कि सर ने बहुत ही स्लोली अपने पंच को डिलीवर किया था क्योंकि अगर ये फुल पावर को यूज करते ये तो इस पूरी टनल को ही उड़ा देते। मुझे लगता है कि ये सर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मेरे मुकाबले में इनकी की पावर तो बहुत ज्यादा है। मोशिन उसके लाइटर को उसकी तरफ फेंकता और कहता है पता नहीं दोबारा कब से ऊपर से पानी आ जाए, चलो जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त उस पूल एरिया की तरफ दिखाते हैं। उस पूल के अंदर सारा पानी जब खाली हो जाता है उसके साइड के ऊपर जो गेट लगा होता है जो कि इस टनल से जुड़ा है वो नीचे की तरफ शट हो रहा होता है। वहीं पर एक वर्कर होता है जो कि एक बूढ़े आदमी से कहता है ग्रैम्स मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ इसलिए जल्दी से गेट को बंद कर दो तब तक कि ये पुल दोबारा भर नहीं जाता। जबकि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और उसे कहता है वहाँ से क्या फर्क पड़ता है, बहुत ही जल्दी इस पूल ने फिर से भर जाना है तो गेट को ओपन ही रहने देते हैं, पानी स्लोली बहता रहेगा। तो दादाजी तो कुछ ज्यादा ही आलसी होते हैं इनकी वजह से कि वो गेट को क्लोज नहीं कर रहे। वहीं पर गेट के नीचे से मोशिन और डैम्बेग निकलते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते ही बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हुए एक दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं पर घर के अंदर काफी सारे यूनिफॉर्म्स टंगे होते हैं। वो दोनों वहाँ से कपड़े उतारते हैं और अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। डैम्बेग मोशिन से कहता है जब मैं यहाँ से तुम्हें ढूंढने के लिए गया था तब तो यहाँ पर इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। साथ ही वो उसे कहता है जहाँ पर प्रिंसेस को रखा गया है उस बिल्डिंग तक पहुँचना बहुत ज्यादा आसान है, हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। मोशिन उसे कहता है नहीं हम लोग उस बिल्डिंग में नहीं जा रहे। डैम्बेग भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। मोशिन उसे कहता है मैंने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे तुम्हारी प्रिंसेस को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन हांसुजिन का दिखाया जाता है। नौकरानियां उसके सामने बहुत सारा खाना रखती हैं और उसे कहती हैं प्रिंसेस अपने खाने को एंजॉय करें, लेकिन प्रिंसेस का तो मूड बना हुआ है, वो किसी भी खाने को हाथ भी नहीं लगाती। वहीं पर बैठी सोच रही होती है क्या हो गया, क्या डैम्बेग अभी तक वापस क्यों नहीं आया, पता नहीं उसे मोशिन मिला होगा या नहीं। डैम्बेग मोशिन से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे। चिल्लाकर उसे कहता है प्रिंसेस ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है कि तुम उसे बचाने के लिए नहीं जाने वाले। मुझे तो लगा था कि शायद वो तुम्हें इसलिए बुला रही है क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है कि तुम उसको बचा सकते हो। मोशिन उसे कहता है अगर मैं वहाँ पर जाकर हांसुजिन को बचा भी लाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो शिनचियोन तुम्हारी इस प्रिंसेस की जान छोड़ देगा, वो फिर भी उसका पीछा करेगा। कल की शादी के समारोह में वहाँ पर बहुत सारे मैग्यू क्लैन के एल्डर्स आने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एल्डर्स भी आने वाले हैं जो कि मास्टर डैंग गैग के बहुत ही रिलेटिव थे, बहुत ही करीबी थे और उन्हें पसंद करते थे। कल हम लोग उन सभी एल्डर्स को दिखा देंगे मैग्यू क्लैन का लीडर बनने के लायक कौन है और असल स्ट्रॉन्ग कौन है। हम लोग कल मैग्यू क्लैन के लीडरशिप को चेंज करने वाले हैं। डैम्बेग उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कैसे, शिनचियोन का हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, शिनचियोन की जगह पर नया लीडर बनेगा कौन, कहीं ऐसा तो नहीं तुम कहना चाहते हो कि तुम शिनचियोन को हरा सकते हो। डैम्बेग उसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसको नहीं हरा सकते, जितना तुमने इसको आसान समझ लिया है ये इतना आसान है नहीं। वहाँ पर शिनचियोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम लोग तो शिनचियोन तक पहुँच भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसके 4 पर्सनल गार्ड्स हैं जो कि बहुत ही एलीट किस्म के वॉरियर्स हैं। मोशिन हंसते हुए उससे कहता है अगर वो 4 लोग हैं जो कि एलीट क्लास के वॉरियर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और तुम है ना, हम दोनों उन चारों से मुकाबला करेंगे। डैम्बेग उसे कहता है अच्छा तो शिनचियोन का क्या होगा, उसको हम लोग कैसे हराएंगे। मोशिन उसे कहता है उसको तो तुम्हारे मैग्यू क्लैन का नया लीडर ही हराएगा, यानी कि तुम्हारी प्रिंसेस हराएगी। डैम्बेग उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें शिनचियोन की पावर्स के बारे में पता नहीं है, वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक लेवल पर है, हमारी प्रिंसेस उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंसेस को कुछ ज्यादा ही कम मांग रहा हूँ, लेकिन प्रिंसेस बहुत ज्यादा वीक है और ऊपर से वो एक लड़की है। मोशिन उसे कहता है परेशान ना हो, मुझे पता है कि मेरी हांसुजिन ये कर लेगी, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इस सभी को मुमकिन बना दूंगा। उसके साथ फाइट करेगी और उसे हराएगी भी और साथ ही वो मैग्यू क्लैन की नई लीडर बनेगी। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। शिनचियोन रात के वक्त अपनी होने वाली बीवी को देखने के लिए आता है। उसकी होने वाली बीवी आराम से बैठी होती है और उसने अभी तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया। ये देखकर तो वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने इतना महंगा खाना उसके लिए मंगवाया है और उसने खाने को हाथ भी नहीं लगवाया। शिनचियोन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, खाना खाने से तुम्हें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से तुम मेरे सामने एक बार फिर से बगावत कर सकोगी। मैंने ये सारे का सारा खाना अपने मैग्यू क्लैन के बाहर से मंगवाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा तो नहीं कल की शादी की वजह से तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो कि तुम्हें खाना खाने की भी याद नहीं रही। हांसुजिन यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड सा डायलॉग मारती है। वो उसे कहती है ये सारे का सारा खाना यहाँ पर ओपन पड़ा है और तुम भी यहीं पर सांस ले रहे हो, तुम्हारी सांस के साथ मिला हुआ खाना खाने से तो अच्छा है मैं किसी कुत्ते के साथ बैठकर खाना खा लूं। अब शिनचियोन भी बहुत बड़ा कमीना है, वो आगे बढ़ता है और उसको सर से पकड़ते हुए टेबल के ऊपर दबा देता है और साथ ही खाना उठाकर उसके
उसके मुंह में ठूसना शुरू करता है। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह ट्रीट करूँ, तो फिर ठीक है। तो तुम किसी कुत्ते के साथ ही बैठकर खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह ही खाना खिलाऊंगा। तो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस रहा होता है और साथ ही उसे कहता है चलो अब साथ साथ भौंको भी, जिस तरह एक कुत्ता भौंकता है। जबकि हान सुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही उसके हाथ पे काट लेती है। हान सुजिन तो वाकई में कुत्ता बन गई है। शिनचियोन काफी गुस्सा हो जाता है और साथ ही उसे टेबल से नीचे की तरफ पटक देता और कहता है ये तुमने क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम वाकई में कुतिया बन गई हो। शिनचियोन आगे बढ़ता और उसे कहता है तुम्हारे नखरों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तुम उन सारी औरतों से बहुत ज्यादा अलग हो जो मेरे सामने आते ही अपना सर झुका देती हैं और कपड़े उतार देती हैं। तुम उन सभी औरतों की तरह नहीं हो, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम मेरे साथ अकेले में तो चाहे जो मर्जी कर सकती हो, लेकिन कल वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स आने वाले हैं हमारी शादी में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो, इससे तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। हान सुजिन उसे कहती है लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो, लगता है कि तुम इस बात से डर रहे हो अगर मैं वहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह का कुछ बिहेव करूंगी तो वो सारे लोग यही समझेंगे कि शिनचियोन तो अपनी बीवी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या मैग्यू को कंट्रोल करेगा। शिनचियोन को उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आता है और वो अपनी उंगलियों को यूज करते हुए उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को पिंच कर देता है, वो वहीं पर हैंग हो जाती है। हान सुजिन बिल्कुल वहाँ पर एक जिंदा लाश की तरह गिर जाती है और उसे कहती है तुमने अभी भी मेरी बॉडी के साथ क्या किया। शिनचियोन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आधे ही घंटे में उठकर चलने फिरने के काबिल हो जाओगी, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि कल की वेडिंग तुम्हारे नाज नखरों की वजह से खराब हो जाए, कुछ दिनों के बाद तुम ठीक हो जाओगी तो फिर जो चाहे वो करना, मुझसे जो हो सकता है वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा ताकि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, मेरी होने वाली बीवी। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जबकि हान सुजिन मोशियोन को याद कर रही है। मोशिन साहब तो वहीं पर घर के ऊपर बैठे होते हैं, छत के ऊपर, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो शादी शुरू हो। जैसे ही अगले दिन सुबह सुबह सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के साथ ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूल्हे को तैयार किया जा रहा होता है, उसे दूल्हे का लिबास पहनाया जाता है। जबकि उसी वक्त उसके पास डेथब्रिंगर ग्रुप का लीडर भी आता है और उसे बताता है हमने पूरे के पूरे एरिया को स्कैन किया है, पूरे मैग्यू में वो लोग कहीं पर भी नहीं है, वो लड़का हमें नहीं मिला, हमें नहीं लगता कि वो इस शादी में आएगा। मुझे लगता है कि शायद उसे तुम्हारे बारे में पता होगा कि हमारा लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो डर कर वापस चला गया है। शिनचियोन उसे कहता हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा है, मैं उसका सर काट कर अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता था, लेकिन ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को तोहफा नहीं दे पाऊंगा। फिर वो दूल्हा बनकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जबकि उसके सामने बड़े बड़े टेबल्स लगे होते हैं और उन टेबल के ऊपर बहुत सारे एल्डर्स बैठे होते हैं और वहीं पर गाना बजाने वाले भी होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी शादी का बंदोबस्त किया गया है। और इस शादी में क्या होने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस स्पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गाना बजाना हो रहा है, शादी की तैयारियां हैं, धूमधाम मची हुई है, दूल्हा अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, दुल्हन का इंतजार किया जा रहा है। जबकि वहीं पर बहुत सारे एल्डर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया, हमारे पुराने लीडर डैनगो की पोती के साथ शिनचियोन शादी कर रहा है, मैंने तो सुना था हमारी प्रिंसेस यहाँ से भाग गई है। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं मैंने सुना है कि काली उसको पकड़ कर लाया गया है और आज इनकी शादी हो रही है। एक एल्डर कहते हैं मैंने तो यहाँ तक सुना है, मुझे लगता है कि उस लड़की बेचारी को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वो लड़की शिनचियोन को जरा भी पसंद नहीं करती। वो लड़की तो क्या, मुझे नहीं लगता कि और भी कोई लड़की इसको पसंद करेगी। उनमें से एक एल्डर कहते हैं शिनचियोन बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा रूलर बनने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को इसे मना करना चाहिए। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं उस लड़की का दिल तो बहुत है, लेकिन वो बच्ची बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। वो सारे के सारे एल्डर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक नौकर आता है और शिनचियोन से कहता है प्रिंसेस यहाँ पर आ चुकी है। शिनचियोन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, उसकी दुल्हन यहाँ पर आने वाली है। और वो बंदा उन सभी से कहता है बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारी दुल्हन आने वाली है और उसके बाद हम लोग शादी की रस्म को पूरा करेंगे। साथ ही बाजा बजाने वाले बाजा बजाना शुरू कर देते हैं। जबकि वहीं पर दुल्हन की एंट्री होती है। वो सारे के सारे लोग दुल्हन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि दुल्हन उनको बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो सारे कहते हैं क्या ये वाकई में वही लड़की है जिसे हम जानते हैं, ये लड़की आज तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। शिनचियोन भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, वो भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हान सुजिन चलती हुई उन सारे लोगों के सेंटर से सीधी ऊपर स्टेज की तरफ जा रही होती है। हान सुजिन की बॉडी के ऊपर उसने की पॉइंट्स को क्योंकि प्रेस किया हुआ है, इसलिए वो ज्यादा कुछ बातचीत नहीं कर सकती, ना ही अपना मुंह खोल सकती है। चलती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। शिनचियोन अपने नौकर से कहता है लेकर आओ, और वो एक ट्रे में 2 कप लेकर आते हैं जिनके अंदर अल्कोहल होती है। यहाँ पर शादी की रस्म कुछ इस तरह होती है, दोनों एक कप उठाएंगे और अपने कप को पियेंगे और उन दोनों की शादी हो जाएगी। शिनचियोन अपने कप को जल्दी से उठा लेता
लेता है और उससे कहता है ऐसे ही तुम इस कप को उठाकर पियोगी, हम दोनों एक मैरिड कपल बन जाएंगे, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। और साथ ही वो उसे आस्था सी आवाज में कहता है आज के बाद तुम मेरी होने वाली हो, फिर चाहे तुम जिंदा हो या मरी हुई हो, तुम रहोगी मेरी ही। शिनचियोन नौकरानी से कहता है उसका कप भी मुझे दे दो, मैं अपने हाथों से उसको पिलाता हूँ। ये बात सुनते ही वो सारे के सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं हमारा लीडर तो देखो जरा, शादी होते ही ये अपनी बीवी का हो गया। ये बात वाकई में सच है, एक लीडर जो कि बाहर से बहुत ज्यादा सख्त है और दूसरे मर्दों के साथ सख्ती से पेश आता है, घर में अपनी बीवी के सामने तो देखो किस तरह पेश आ रहा है, उसके नहरे उठा रहा है और उसे खुद अल्कोहल पिला रहा है। शिनचियोन भी अपने बुरे से चेहरे के साथ हंसने की कोशिश करता है। शिनचियोन को सारी बातों का पता होता है। शिनचियोन हानसुजिन से आहिस्ता सी आवाज में कहता है मुझे पता है कि तुमने अपनी सारी एनर्जी को यूज करते हुए अपने मुंह को टाइटली बंद किया हुआ है, और अगर मैं तुम्हारे मुंह को ओपन भी करवा लेता हूँ और तुम अपने मुंह में अल्कोहल को भर भी लेती हो तो तुम मेरे ऊपर थूक दोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये अल्कोहल तो कभी भी नहीं पिलाने वाला। मैं इस कप को सिर्फ तुम्हारे होठों के साथ लगाऊंगा और साथ ही उतार लूंगा, देखने वालों को ऐसा ही लगेगा कि तुमने इसको पी लिया है, हम दोनों शादीशुदा कपल बन जाएंगे। और शिनचियोन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो कप को उसके होठों के साथ लगाता है और कहता है अगर तुम्हें रिबेल करना है तो यही वक्त है। उसी वक्त पीछे से एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और शिनचियोन के हाथ के ऊपर लगता है और उसके हाथ से वो कप नीचे गिर जाता है। शिनचियोन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है किस बेवकूफ ने ये हरकत की है, किसकी इतनी हिम्मत हुई एक्यू के लीडर के ऊपर अटैक करे। और यहीं पर मोशन की एंट्री होती है। मोशन हानसुजिन से कहता है दुल्हन के कपड़े पहनकर तो तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, हरियर के कपड़ों में तुम इतनी अच्छी नहीं दिखती। मोशन वहीं पर छत के ऊपर खड़ा होता है, हानसुजिन भी उसे देख लेती है। सारे के सारे शादी में आए हुए मेहमान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इस लड़के को क्या लगता है कि ये कौन है कि अचानक यहाँ पर आकर हमारी शादी को खराब कर रहा है। शिनचियोन भी उसकी तरफ देखकर पहचान जाता है और कहता है कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसे ये अपने साथ लेकर आई है। मोशन ऊपर से नीचे जंप करता है और नीचे आ जाता है सीधा हानसुजिन के पास, और वो आते ही हानसुजिन को संभाल लेता है और यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन बन गया है। हानसुजिन मोशन से पूछती है तुम्हें इतना टाइम कहाँ पर लग गया, तुम पहले नहीं आ सकते थे क्या, जबकि मोशन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो हानसुजिन को वापस दुल्हन की चेयर के ऊपर बिठा देता है। मोशन उसको वहाँ पर बिठाने के बाद शिनचियोन वू से कहता है तुम्हारा नाम शिनचियोन वू है जो कि मैक्यू का करंट लीडर है। शिनचियोन वू उसकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है हाँ मैं ही इस क्लैन का लीडर हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर खुद ही चले आए, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को तोहफे में क्या दूंगा, वैसे मैं तुम्हारा सर काट कर इसको देने वाला था, अब जबकि तुम आ गए हो तो कम से कम मेरा ये मसला तो हल हो गया है। शिनचियोन चिल्लाकर अपने दोनों वॉरियर्स का नाम पुकारता है जिसका नाम डूगन और गैंगजा होता है। वो उनसे कहता है जल्दी आओ और इसका सर काट कर दो, और वो दोनों ही जंप करते हुए पीछे से वहाँ पर उतर आते हैं। वो उन दोनों के पास तलवारें होती हैं, वो अपनी तलवार के साथ मोशन के ऊपर अटैक करते हैं। मोशन भी अपनी तलवार के साथ उनके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उन दोनों को पीछे की तरफ झटक देता है। मोशन कहता है क्या तुम दोनों भी डेथ ब्रिंगर ग्रुप से हो। साथ ही मोशन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ उनके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और वो दोनों ही उड़ते हुए पीछे जाकर शादी की टेबलों के ऊपर गिरते हैं और वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ सारा खाना भी खराब कर देते हैं। मोशन के हाथ में 1000 डेथ ब्लेड होता है। वो हानसुजिन से कहता है तुम अपने ब्लेड को जंगल के अंदर ही छोड़ आई थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, और वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चला जाता है। शिनचियोन सोच रहा होता है मैंने तो सुना था कि ये लड़का एक फिस्ट वॉरियर है, लेकिन ये तो एक तलवार चला रहा है, लगता है कि इसे तलवारबाजी भी आती है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक फिस्ट वॉरियर जो कि तलवारबाजी जानता है। वो दोनों वॉरियर्स भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि हमने इस लड़के को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये कोई एवरेज वॉरियर नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। और वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मोशन के साथ फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोशन यहीं पर खड़े होकर उन सभी से कहता है मैं तुम सभी से कहता हूँ मेरा तुम सब लोगों से कोई भी झगड़ा नहीं है, अगर तुम सब लोग मरना नहीं चाहते तो मेरे मसले में मत पड़ो, मुझसे दूर रहो। वो सारे एल्डर कहते हैं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, इसने यहाँ पर आकर हमारे लीडर की शादी को खराब कर दिया, इसको तो इसके लिए सजाए मौत दी जानी चाहिए, और ऊपर से ये हमें धमकी दे रहा है हम लोग इसके रास्ते में ना आए। उनमें से एक एल्डर कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, मुझे लगता है कि इस लड़के के पास ऐसा करने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जबकि वो वॉरियर कहते हैं इस तरह के लोगों को ऐसा बुरा काम करने के लिए किसी किस्म की वजह की जरूरत नहीं होती। दूसरा वॉरियर कहता है अगर कोई भी हमारे मैग्यू के लीडर के ऊपर अटैक करेगा उसके लिए सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही है, उसे और कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोशन उनमें से एक को अपनी तलवार से ब्लॉक करता है जबकि दूसरा भी साथ उसके ऊपर अटैक करता है। मोशन उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। वो दोनों वॉरियर्स अपनी तलवार को मोशन के ऊपर चला रहे होते हैं जबकि मोशन अकेला उन दोनों की तलवार के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वो दोनों एक साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं लेकिन मोशन वहाँ से जल्दी से गायब होकर उनके पीछे चला जाता है। इस बात से वो हैरान तो होते हैं लेकिन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। उनमें से एक वॉरियर अपने फुल स्पेशल मूव को यूज करता है, अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और जैसे ही वो कहता है अशूरा
मूनलाइट स्वर्ड आर्ट। मुशिन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल स्किल है, इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। शादी में आए हुए जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे स्वर्ड आर्ट टेक्निक को पहचानते हैं, वो सारे पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं क्योंकि जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करेगा आसपास के सारे लोग भी इससे इफेक्टेड होंगे। वो सारे चिल्लाकर कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ से भागो, अगर हम लोग इस टेक्निक की जद में आ गए तो हम सब लोग मुफ्त में मारे जाएंगे। जबकि शिनचैन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अपनी फुल पावर को रिलीज करो और इस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो वो वॉरियर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम द पाथ ऑफ द ब्राइट ब्लड होता है उसको यूज करता है और सामने की तरफ पावर का एक हरिकेन बनाकर रिलीज करता है। जबकि मुशिन के हाथ में भी उसकी तलवार है। मुशिन अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के इफेक्ट्स इतने जबरदस्त होते हैं कि बाकी के सारे मेहमान भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दूर से भी दिखाते हैं कि दूर से भी उस महल के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो दोनों वॉरियर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कहते हैं लगता है कि हमने कर दिया, हमने उसको मार दिया है। लेकिन जैसे सामने से धुआं हटता है मुशिन वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ये मूव तो सबसे ज्यादा पावरफुल मूव था, फिर ये लड़का इससे बच कैसे सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है, अभी तक तो इसको मर जाना चाहिए था। सुजिन भी मुशिन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। शिनचैन भी काफी घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई पावरफुल वॉरियर भी यहाँ पर क्यों ना हो, वो भी हमारी स्पेशल टेक्निक के सामने जरूर काम जाएगा। फिर इस बंदे की बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी क्यों नहीं आया, ऊपर से ये लड़का कोई स्वर्ड मास्टर भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक फिस्ट फाइटर है। लेकिन फिर भी इसने तलवार की पावर को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया, वो भी सिर्फ अपनी तलवार से। एक फिस्ट फाइटर के लिए ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। मुशिन उन दोनों वॉरियर से कहता है लगता है कि अब मेरी बारी है। जैसे ही वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त एक पीछे से एक और वॉरियर आता है। उस वॉरियर ने एक्समैन के वुल्वरीन की तरह बड़े बड़े नाखून पहने होते हैं। वुल्वरीन के तो हाथों से नाखून निकलते हैं, इसने पंजा पहना हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों के ऊपर वो पंजे पहने होते हैं जिनके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं और वो मुशिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मुशिन उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। वो वॉरियर भी अपने अटैक को नाकाम करने के बाद वहीं पर उतर आता है। मुशिन उसे कहता है क्या तुम भी डेथ ब्रिंगर ग्रुप के एक मेंबर हो। वो मास्टर उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है, जबकि उसी वक्त वहीं पर चौथा वॉरियर भी आ जाता है। वही 4 वॉरियर्स हैं जिनके बारे में डैमबेग ने कहा था। उसके पास उसकी जंजीर होती है, वो अपनी जंजीर से उनके ऊपर अटैक करता है। यहीं पर डैमबेग की एंट्री होती है। वो अपने पंच को यूज करते हुए उसकी जंजीर को ब्लॉक कर लेता है और उनसे कहता है यहाँ पर 4 के मुकाबले में 1 था, कैसा रहेगा 4 के मुकाबले में 2 हो जाए। तो वॉरियर्स में से चौथा वॉरियर माजांग होता है। माजांग उसे कहता है प्रिंसेस का कुत्ता यहाँ पर अपनी प्रिंसेस के लिए आ गया है, तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। डैमबेग भी उसकी सॉलिड बेइज्जती करते हुए कहता है माजांग तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने हमेशा ही हमारी प्रिंसेस को बहुत ही बुरे से ट्रीट किया है, हालांकि तुम कुछ भी नहीं हो, अपनी जंजीर के बिना तुम तो किसी से फाइट भी नहीं कर सकते। माजांग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी जंजीर को उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन डैमबेग उसकी जंजीर को अवॉइड करते हुए अपने आप को बचा लेता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़कर उसे पंच मारता है। वो पहले उसे एक पंच मारता है और साथ ही उसे दूसरा पंच मारता है, जिससे माजांग भी पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि एक्समैन वाला वुल्वरीन भी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अपने पीछे भी देखना चाहिए, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही वो अपने क्ला के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, डैमबेग पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचा लेता है। जबकि मुशिन भी बाकी के वॉरियर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है, जिन 2 वॉरियर्स के साथ वो पहले से फाइट कर रहा था, और बाकी की फाइटिंग हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हम लोग एपिसोड 54 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मुशिन और डैमबेग दोनों ही वहाँ पर मौजूद 4 गार्ड्स के साथ फाइट कर रहे हैं। डैमबेग माजांग और दूसरे वाले गार्ड के साथ फाइट कर रहा है जिसने वुल्वरीन की तरह के पंजे पहने हुए हैं, जबकि मुशिन उन दोनों तलवारबाजों के साथ फाइट कर रहा है। वो दोनों तलवार वाले मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मुशिन के ऊपर अटैक करते हैं। वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि मुशिन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और ऊपर की तरफ जंप करने के बाद वो उन दोनों की तरफ देखकर कहता है मैं नीचे आ रहा हूँ। मुशिन ऊपर से जबरदस्त स्पीड के साथ नीचे की तरफ जंप करता है और जैसे वो नीचे ग्राउंड पर आकर लैंडिंग करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और एक जबरदस्त फोर्स निकलती है, और उस फोर्स के निकलने की वजह से वो दोनों तलवार वाले मास्टर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो दोनों भी कहते हैं इस बंदे की पावर तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मुशिन जब ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है तो साथ ही उसकी बॉडी से एक नई तरह का ऑरा निकल रहा होता है, रेड कलर का ऑरा। बाकी के एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आहिर ये लड़का करना क्या चाहता है, इसकी बॉडी से एक नया
नया ऑरा निकल रहा है। इनमें से एक एल्डर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी इस टेक्निक को यूज करने वाला है, और मोशन का वो सुरख रंग का ऑरा उसकी ब्लेड के अंदर चला जाता है। हानसुजिन भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो मैग्यू क्लैन की स्वर्ड टेक्निक है। हानसुजिन अभी उसी की तरफ ही देख रही होती है। मोशन की तलवार के ऊपर जो ऑरा होता है उसका कलर क्रिम्सन रेड हो जाता है। हानसुजिन कहती है नहीं, ये तो हमारी स्वर्ड टेक्निक से भी एक लेवल हायर है, ये तो हमारी मैग्यू क्लैन के रेड डेविल स्वर्ड आर्ट्स है। शिनचियोन भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास हमारी मैग्यू क्लैन की स्वर्ड आर्ट कैसे हो सकती है। जबकि वो दोनों वॉरियर्स भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मैग्यू क्लैन की टेक्निक इस लड़के के पास नहीं हो सकती, ये कोई ना कोई फेक टेक्निक होगी। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस पर अटैक करते हैं। वो दोनों ही अपनी अपनी अटैक्स को कंबाइन करके सेम वक्त पर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि मोशन भी अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम एलिगेंट फ्लेम होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है। और मोशन की वो एलिगेंट फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो दोनों मास्टर जो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं वो उन फ्लेम से जल जाते हैं, और साथ ही मोशन अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके छोटे छोटे पीसेस कर देता है। यानी कि वो दोनों मास्टर्स वहीं पर मर जाते हैं, और देखने वाले भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर शिनचियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। मोशन चलता हुआ सीधा शिनचियोन के पास जाता है। शिनचियोन उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास हमारी मैग्यू क्लैन की स्वर्ड आर्ट्स कैसे हो सकती हैं, तुम कौन हो, तुम हमारे स्किल्स को कैसे यूज कर सकते हो। मोशन उसे कहता है शिनचियोन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको, मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा दूंगा, और अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मुझे अभी बता दो, मैं यहाँ पर खड़े खड़े तुम्हें मार सकता हूँ। शिनचियोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। मोशन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक फाइट करो, एक ऐसी फाइट जिसमें इस बात का फैसला किया जा सके कि मैग्यू क्लैन का अगला लीडर कौन होगा। यहाँ पर इसी जगह पर इन सभी एल्डर्स के सामने मैग्यू क्लैन की प्रिंसेस के साथ। हानसुजिन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शिनचियोन ये बात सुनकर काफी हैरान होता है कि ये मुझे प्रिंसेस के साथ फाइट करने का क्यों कह रहा है। मोशन उसे कहता है तुम दोनों की फाइट्स के रिजल्ट जो भी हूँ मैं इस फाइट में इंटरफियर नहीं करूंगा, तुम उसको मार ही क्यों न डालो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो उसके बाद हमारी प्रिंसेस मैग्यू क्लैन की नई लीडर बनेगी। शिनचियोन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है हमारे पुराने लीडर मास्टर डैनगॉक की गलती की वजह से हम लोग म्यूरिम कोलिशन से फाइट को हार गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हमें अपनी जगह को छोड़कर 100,000 माउंटेन पर भाग कर आना पड़ा। बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि इस बात को नहीं मानते, वो अभी भी मास्टर डैनगॉक के साथ हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी भी दिल से अपना लीडर नहीं माना। इसी वजह से तो मैं प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं इसके साथ शादी कर लेता हूँ तो इससे वो सारे के सारे एल्डर्स भी मेरी साइड पर आ जाएंगे और मुझे आसानी से अपना लीडर मान लेंगे। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं होता कि मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है। ये पागल यहाँ पर इसको बचाने के लिए आया था, लेकिन इसने यहाँ पर मेरे साथ एक फाइट की चुनौती देकर इस लड़की को फंसा दिया है। ये लड़की मेरे हाथों से मारी जाएगी और मैं इसको भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। शिनचियोन काफी खुश हो जाता है और मोशन से कहता है ठीक है मैं ये करूंगा। मोशन आगे बढ़ता है और हानसुजिन की पल्स को चेक करता है। हानसुजिन उसे कहती है मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को शिनचियोन ने सप्रेस किया हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे उसकी बात को मानना पड़ा। मोशन उसे कहता हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता। हानसुजिन मोशन से पूछती है हमारी मैग्यू क्लैन की स्वर्ड टेक्निक ये तुम्हें कैसे आती है। मोशन उसे आगे से जवाब नहीं देता। वो उसे कहता है मैं अपनी की पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ, जिससे कि तुम्हारी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे, तुम अपनी की पावर को इकट्ठा कर पाओगी। और साथ ही मोशन अपने हाथ को उसके कंधे पे रखते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी की पावर को इंसर्ट करता है। और साथ ही हानसुजिन स्पिरिचुअल सी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर के सामने एनर्जी का एक बड़ा सा गोला होता है। वो मोशन से पूछ रही होती है ओशियोन क्या ये की पावर तुम्हारी है, ये तो बहुत ज्यादा है। वो की पावर उसकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है और साथ ही वो अपनी आंखें बंद करती है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी की पावर आती है। मोशन उसे कहता है चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ और अपनी पावर्स के साथ इन सभी को दिखा दो कि मैग्यू का नया लीडर कौन है। उस सारी की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद हानसुजिन के वो सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो कि उसने प्रेशराइज किए थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और हानसुजिन की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन डैमबेग का दिखाया जाता है। डैमबेग बाहर की तरफ होता है, जहाँ पर वो उन दोनों मास्टर्स के साथ फाइट कर रहा है, स्पेशली माजोंग के साथ। माजोंग अपनी जंजीर के साथ उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे दीवार के सजाकर गिरता है। डैमबेग कहता है ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि मैं इन मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। माजोंग डैमबेग के सामने खड़ा होता है और अपनी जंजीर को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और साथ ही उसे कहता है पता नहीं तुम इस बात को महसूस कर सकते हो या नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और पैलेस में से बहुत सारा एनर्जी का सर्ज निकला था। मुझे लगता है कि हमारे लीडर शिनचियोन ने तुम्हारे उस दोस्त
उसको मार दिया है। उनकी ये वाली बात सुनने के बाद डैमबैक भी काफी हैरान हो जाता है। वुल्वरीन अपने पंजों के साथ डैमबैक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डैमबैक दीवार के ऊपर से भागता हुआ साइड पर हट जाता है। वुल्वरीन डैमबैक से कहता है, क्या तुम्हें इस बात का मतलब पता है? अगर तुम्हारा दोस्त मर चुका है तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। हम लोग तुम्हारे साथ खेलेंगे, उसके बाद तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें भगा भगा कर मारने वाले हैं। और वो फिर से आगे बढ़ के अपने पंजे के साथ डैमबैक के ऊपर अटैक करता है। डैमबैक नीचे की तरफ झुकते हुए उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है, ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त माचोंग अपनी जंजीर को यूज करते हुए उसे अपनी जंजीर में बांध लेता है। उसे कहता है, ये एक ऐसी फाइट है जिसमें तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारे सामने अपना माथा रगड़ो और हमसे माफी की भीख मांगो, शायद हम तुम्हें छोड़ दें। अब बताओ, हमारे लीडर की नई बीवी, वो भी तुम्हारे लिए, हमारे लीडर से तुम्हारी माफी की भीख मांगे और तुम्हारे मरने के बाद 2-4 आंसू भी बहा दे। डैमबैक उसकी बातें सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा आ जाता है और कहता है, हमारी प्रिंसेस कभी भी तुम्हारे लीडर के साथ शादी नहीं करेगी। और साथ ही जंजीर में बंधे हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने पाँव के साथ माचोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन माचोंग पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और अपनी जंजीर के साथ ही उसे खींचते हुए फिर से दीवार के साथ पटक देता है। माचोंग वुल्वरीन से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि इसके साथ वेस्ट कर सके। वुल्वरीन कहता है, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं इसके साथ जरा और ज्यादा खेलना चाहता था। वैसे मैं इसको मारना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि इसके बाजू और टांगे काट देते हैं और इसको इस तरह लंगड़ा लूला कर देते हैं ताकि जो बाकी सब के लिए एक मिसाल बन जाए, कोई भी हमारे मैगियो के लीडर के खिलाफ नहीं जा सकता। वुल्वरीन आगे बढ़ता है और डैमबैक के सामने खड़े होकर उसे कहता है, चलो अब जल्दी से बताओ, तुम पहले कौन सी चीज कटवाना चाहते हो? पहले अपने बाजू कटवाओगे या फिर अपनी टांगे? उसकी नजर उसकी टांग पर पड़ती है तो वुल्वरीन उसे कहता है कि तुम पहले अपनी टांगे कटवाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी टांगे बिल्कुल सामने है, तो पहले इनको ही काट देते हैं। वो उसकी टांग के ऊपर पाँव रखते हुए कहता है, अपनी टांगों को हिलाने या फिर खींचने की कोशिश मत करना कि अगर एक बार में तुम्हारी टांग नहीं कटेगी तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। डैमबैक भी बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वुल्वरीन जैसे ही अपने पंजे को यूज करते हुए उसकी टांग को काटने लगता है, उसी वक्त उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है और मोशन के उसी एक पंच के साथ वो दूर जाकर गिरता है। डैमबैक भी मोशन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। माचोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पैलेस के अंदर जो इनॉर्मस की निकली थी वो सारी की सारी की पावर इस लड़के की थी। माचोंग ने अपनी जंजीर के साथ डैमबैक को बांधा होता है। मोशन उसकी जंजीर को अपने हाथ में पकड़ता है और मुट्ठी को बंद करते हुए उस जंजीर को तोड़ देता है। ये देखकर माचोंग और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी जंजीर मोशन ने अपने हाथ से ही तोड़ दी है। वुल्वरीन भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। डैमबैक कहता है, सर आप तो बिल्कुल ठीक है, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मोशन उसे कहता है, अब तुम रेस्ट करो, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। डैमबैक कहता है, लेकिन सर हमारी प्रिंसेस का क्या हुआ? प्रिंसेस कहाँ पर है? क्या आपने उनको बचा लिया? जबकि मोशन उसकी बात सुनने के बाद आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है और यहीं पर ऊपर का सीन दिखाया जाता है पैलेस का, जहाँ पर शिनचियोन अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ा होता है, जबकि प्रिंसेस भी अपने आधे कपड़े फाड़ देती है क्योंकि उसकी वेडिंग ड्रेस थी। वेडिंग ड्रेस में वो ठीक से फाइट नहीं कर सकती। वो अपने 1000 डेथ ब्लेड को अपने हाथ में पकड़कर शिनचियोन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शिनचियोन उसके फटे हुए कपड़ों की तरफ देखकर कहता है, क्या ये इस तरह के कपड़ों में मेरे साथ फाइट करना चाहती है? ये तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। शिनचियोन उसे कहता है, डेंसियो योन, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तुम तो मेरे सामने खड़ी होने के भी काबिल नहीं हो। तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो? चुपचाप मुझसे शादी कर लो और ये मसला हल हो जाएगा। जबकि हान सुजिन भी उसी की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है, इसने बिल्कुल ठीक कहा है, इसकी की पावर और इसका ऑरा मुझसे बहुत ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, इसका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं इससे हार नहीं मान सकती क्योंकि मोशन को मेरे पर भरोसा है कि मैं इसको हरा सकती हूँ। और साथ ही वो अपनी फाइटिंग के स्टैंस में आ जाती है। हान सुजिन कहती है, आज के बाद मैं और ज्यादा नहीं भागूंगी, मैग्यू क्लैन मेरा घर है और मैं यहीं पर रहूंगी। शिनचियोन उसे कहता है, तुम्हारे स्टैंस में आने का मतलब तो ये है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। ठीक है, तुम्हारी जो ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वैसे ये तो बड़े ही अफसोस की बात है, फाइटिंग के दौरान तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और शिनचियोन बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हान सुजिन भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन शिनचियोन की पावर काफी ज्यादा है। अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। शिनचियोन उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो सामने की तरफ देख रहा होता है, लेकिन हान सुजिन जंप करते हुए उसके पीछे चली जाती है। शिनचियोन उसे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी स्पेशल तलवार की वजह से है जो कि मास्टर डैनगॉक ने तुम्हें दी थी। अगर ये ब्लेड तुम्हारे पास नहीं होता तो अब तक तुम मेरे हाथों से मारी जा चुकी होती। हान सुजिन जो कि उसके सामने खड़ी होती है, वो एक लंबा सांस लेती है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। इस बात से शिनचियोन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, लगता है ये लड़की इस तरह मेरी बात
नहीं मानेगी, वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। पर हांसुजिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ बढ़ती है और जंप करते हुए शिनचियोन के ऊपर अटैक करती है। शिनचियोन अपनी तलवार को सामने करते हुए उससे अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही हंसते हुए वो उससे कहता है, प्रिंसेस, लगता है कि तुम्हें मेरे पास आने की बहुत ज्यादा जल्दी है, जो तुम मेरे तरफ भागती हुई आ रही हो। तुम्हें मारने की बजाय मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें गले से लगा लूं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पीक ऑफ द मास्टर वर्ल्ड के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हांसुजिन और शिनचियोन के दरमियान में फाइट हो रही है। हांसुजिन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जंप करते हुए शिनचियोन के ऊपर अटैक करती है। शिनचियोन उसे कहता है, जितनी स्पीड के साथ तुम मेरी तरफ आके बढ़ रही हो, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तुम्हें मारूं, मेरा दिल करता है कि तुम्हें गले से लगा लूं। हांसुजिन भी उसके ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है और उसे कहती है, चलो देखते हैं कितनी देर तक तुम इसी तरह के मजाक करते रहोगे। अभी अपनी तलवार में अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करके थोड़ा सा जोर लगाती है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है, जिसकी वजह से शिनचियोन के कंधे पर एक छोटा सा कट लग जाता है। शिनचियोन जल्दी से पीछे हट जाता है। वो अपने बाजू की तरफ देखता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। जबकि बाकी के एल्डर्स भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि मैग्यू की नई लीडर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। उनमें से एक एल्डर कहते हैं, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ वन साइडेड बैटल होने वाली है, क्योंकि हांसुजिन यानी कि मैग्यू की प्रिंसेस शिनचियोन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये लड़की तो अपने आप को शिनचियोन के सामने बड़े ही अच्छे से संभाल रही है। वो एल्डर उसकी तरफ भी देख रहे होते हैं और कहते हैं, जब इसने हमारे मैग्यू क्लैन को छोड़ा था तब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पता नहीं ये कहाँ पर थी और किसके साथ ट्रेनिंग कर रही थी जो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आई है। शिनचियोन अब काफी ज्यादा गुस्से में है और गुस्से के साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्ट्राइक लगाता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कट लगाने की। वो दूर से खड़े होकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, जबकि हांसुजिन भी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए रेड मून डेविल स्वर्ड आर्ट्स को एक्टिवेट करती है और अपने उल्टे हाथ के साथ अपने ब्लेड को पकड़ते हुए सामने की तरफ स्लैश लगाती है और उसकी पावर स्ट्राइक को सेंटर से काट देती है और साथ ही अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फ्लाइंग काइट होता है उसकी मदद से सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है और उसकी तलवार से एनर्जी की पावर निकलते हुए सीधी उसकी तरफ जाती है, शिनचियोन की तरफ। शिनचियोन उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे सामने टिक पाएंगी। और वो अपनी तलवार से उसकी उस फ्लाइंग काइट को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। हांसुजिन भागते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ी होती है, जबकि शिनचियोन काफी गुस्से में है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ मुझे फिर से कट लगा सकती हो। शिनचियोन अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और अशुरा स्वर्ड आर्ट्स को एक्टिवेट करता है और उसकी तलवार से की पावर निकल रही होती है, जो कि उसकी तलवार के साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है। शिनचियोन अपनी तलवार को नीचे की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है, शुरुआत से ही तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं था। हांसुजिन उसकी स्ट्राइक के नीचे खड़ी होती है और वहीं पर खड़े खड़े वो अपनी एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है, जहाँ पर वो मोशन के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रही होती है। तलवारबाजी की ट्रेनिंग करने के दौरान थक जाती है और मोशन से कहती है, मेरे पास जितनी भी की पावर थी वो सारी की सारी मैंने अपनी तलवार के साथ इम्ब्यूट कर दी, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि मेरे इतने सारे अटैक्स के बावजूद तुम थोड़े से भी थके हो। लगता है कि मेरी की पावर बहुत ज्यादा कम है, मैं तो सिर्फ इन्हीं अटैक्स की वजह से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आए तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मोशन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, इस पूरे के पूरे चाइना में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उनको हरा सकता हूँ, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हांसुजिन उसे कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी भी मेरे साथ मजाक नहीं करते। वाकई में इस तरह के 3 लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हांसुजिन उसे कहती है, पता नहीं मैं कब इतनी स्ट्रॉन्ग बनूंगी कि मुझे तुम्हारे पर रिलाई न करना पड़े, मैं अपने आप अपने मसलों को सुलझा सकूं। मोशन उसे कहता है, तुम्हें अभी तक पता नहीं है लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी दर्द है और जितना भी गुस्सा है उस सभी को बाहर लाओ और उसे अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी वो सारी नाराजगी वो तुम्हें अंदर से खा रही है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। अगर तुम उस सब को कंट्रोल करोगी तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हांसुजिन उस स्ट्राइक के नीचे खड़ी होती है, जबकि वो स्ट्राइक बिल्कुल उसके सर के ऊपर पहुंच जाती है और जैसे ही वो उसके साथ टकराने लगती है, हांसुजिन अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसको ब्लॉक कर लेती है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। हांसुजिन अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाती है, लेकिन अभी भी उसने उस स्ट्राइक को होल्ड करके रखा होता है। शिनचियोन उसे कहता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो गई हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। हांसुजिन को उसकी स्ट्राइक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद वो थोड़ी सी पंप हो जाती है और उसकी आंखें फिर से चमकना शुरू हो जाती है और उसे कहती है, मैं पहले वाली वो प्रिंसेस नहीं रही, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हूँ
और उसके ब्लेड के अंदर और भी ज्यादा ऑरा चमकना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो शिनचियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हाँ सुजिन जो कि पहले अपने घुटनों के बल गिर गई थी, वो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और एक जबरदस्त चीख मारते हुए उसकी स्ट्राइक को उसी की तरफ वापस भेज देती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो धमाका दूर से पैलेस के अंदर दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मुशिन की फाइट का सीन दिखाते हैं। मुशिन ने माजंग की जंजीर को अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो उसे अपने हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। माजंग अपने हाथ को सीधा करता है और ग्रैप्लर टेक्निक को यूज करते हुए मुशिन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मुशिन उसकी उंगलियों को अपने हाथ में पकड़ लेता है और साथ ही उसकी उंगलियां तोड़ देता है। और उसने अपने दूसरे हाथ से माजंग के गले से पकड़ा होता है और उसके गले को दबा रहा होता है। उसी वक्त वुल्वरीन आगे बढ़ता है और मुशिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मुशिन अपने हाथ से उसके पंजे को डिफ्लेक्ट कर लेता है और फिर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसके चेहरे से और मुंह और नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। मुशिन ने अपने दूसरे हाथ में माजंग को पकड़ा होता है। वो उसे गले से पकड़ते हुए वुल्वरीन के साथ पटका कर मारता है और वो दोनों ही पीछे की तरफ गिर जाते हैं। डैम्बेग दूर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। डैम्बेग कहता है, हालांकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। चाहे दुश्मन का फाइटिंग स्टाइल कोई भी हो, लेकिन ये वाले सर तो उनके सामने बिल्कुल इनविंसिबल खड़े हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन से वेपन्स को यूज कर रहा है, ये सिर्फ अपने हाथों से फाइट कर रहे हैं और इनकी सांस भी अभी तक नहीं उखड़ी। माजंग गिरने के बाद फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने दूसरे साथी की तरफ देखता है और उसे कहता है, जल्दी से उठ जाओ चिल्डू, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों गिरे पड़े हो। जैसे वो आगे बढ़कर उसकी तरफ देखता है तो चिल्डू मर चुका होता है। इस बात से माजंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। मुशिन माजंग से कहता है, तुम्हारा वो लीडर बहुत ही जल्दी हारने वाला है और जब वो मर जाएगा तो उसके मरने के बाद तुम्हारे जैसे लोग जो कि शिनचियोन को अपना लीडर मानते हैं, उन सब का क्या होगा, ये सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानते हो। माजंग मुशिन के सामने अपने घुटने टेक देता है और मुशिन से कहता है, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ, मेरी जान बख्श दो। मुशिन उसे कहता है, क्या वाकई में तुम मेरे सामने हार मान रहे हो? तुम अपने लीडर को छोड़ दोगे? इस लीडर के लिए तुम यहाँ पर फाइट कर रहे थे, अब अपनी जान को बचाने के लिए, ये तो गद्दारी हुई। यहीं पर डैम्बेग की एंट्री होती है। डैम्बेग मुशिन से कहता है, सर माजंग को बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ना। माजंग एक बहुत बड़ा कमीना है, ये हमारी प्रिंसेस के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता था और उन्हें हमेशा ही मारता पीटता रहता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बिल्कुल भी ना छोड़ो, इसको यहीं पर मार डालो। माजंग डैम्बेग की बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और मुशिन से कहता है, प्लीज मुझे मारना मत, तो वो सब कुछ करूंगा जो भी प्रिंसेस मुझे करने का कहेगी, मैं उसे माफी मांगूंगा, चाहे मुझे उसके पाँव में क्यों न गिरना पड़े। मुशिन उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे एक पंच को बर्दाश्त करना होगा। और साथ ही मुशिन उसके सर में एक पंच मारता है, लेकिन मुशिन का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी खोपड़ी टूट जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से पैलेस के अंदर का दिखाया जाता है। हान सुजिन ने शिनचियोन की स्ट्राइक को उसी पर वापस भेजा था जहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ था। यहीं पर धुआं हटने के बाद शिनचियोन को दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और गुस्से के साथ सामने की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर इस लड़की का मसला क्या है? लगता है कि इस लड़की ने डेविल स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर लिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाली स्वर्ड टेक्निक ये ऐसे ही इसने कैसे सीख ली? वो सामने की तरफ देख रहा होता है तो हान सुजिन जो कि सामने बैठी होती है वो उठकर खड़ी हो जाती है और इस बार हान सुजिन के ब्लेड के ऊपर कोई भी ऑरा नहीं होता। शिनचियोन कहता है, लगता है कि मैंने कुछ गलत देखा है, मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा, उसकी तलवार के ऊपर तो कोई भी ऑरा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो डेविल स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर सकती है। मुझे इस लड़की की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है, पता नहीं इसने कैसे मैनेज किया, लेकिन इसने मेरे पहले अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन अगले अटैक को नहीं कर पाएगी। शिनचियोन फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता और कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतनी ज्यादा हार्ड फाइट दे सकती हो। तो साथ ही शिनचियोन हंसते हुए कहता है, तुम सभी लोग एक जैसे हो, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, उसने भी मुझे बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दिया था। अगर वो चुपचाप उस बात के लिए राजी हो जाती जो मैंने उसको करने का कहा था तो उसे मरना नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह उसने भी फाइट बैक किया और जब तक कि मैंने उसको मार नहीं दिया तब तक वो मेरे साथ फाइट करती रही। ये बात सुनते ही हान सुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहीं पर वो अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची थी और उसकी माँ उसके सामने फांसी पर लटकी होती है और उसके सामने खड़ी वहीं पर रो रही होती है, जबकि वहाँ पर दो लोग हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे होते हैं। और यहीं पर हान सुजिन अपनी मेमोरीज पर थोड़ा जोर डालती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो एक बंदा हंस रहा था वो शिनचियोन था। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। शिनचियोन हंसते हुए उससे कहता है, चलो जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही वहाँ पर भेजूं, जैसे कि मैंने उसे मारने के बाद फांसी पर लटका दिया था और उसे एक एक्सीडेंट बताया था। हान सुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपना आपा खो देती है, जिसकी वजह से वो एक बेजर्क बीस्ट की तरह आगे बढ़कर अटैक करती है। वो शिनचियोन के ऊपर बार बार अटैक करती है और साथ साथ कह रही होती है, मर जाओ, बार बार उसे कहती है मर जाओ, और साथ साथ उसके ऊपर अटैक भी कर रही होती है। लेकिन शिनचियोन के लिए उसके अटैक्स को ब्लॉक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हान सुजिन बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोच रही कि वो किस तरह अटैक कर रही है या फिर किस एंगल से अटैक कर रही है, क्योंकि वो तो पागल हो चुकी है गुस्से में। हान सुजिन जंप करते हुए जैसे उस पर अटैक करती है, शिनचियोन नीचे से उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। साथ ही वो जंप करते हुए फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हान सुजिन अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। शिनचियोन हंसते हुए उससे कहता
है, पहले तुम एक चालाक लोमड़ी की तरह मेरे साथ फाइट कर रही थी, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा लॉसेस हुए, लेकिन अब जबकि तुम एक बेजाक बीस की तरह मेरे पर अटैक कर रही हो, तुम्हें हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान है। शिनचियोन अपनी तलवार को नीचे की तरफ दबाता जा रहा होता है, जो कि उसके सर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। उसी वक्त हांसू जिन को मोशिन की आवाज आती है। मोशिन उसे कहता है, मैं अपने आप से आजाद होना होगा, अपने गुस्से, अपनी नफरत को अपनी ताकत बनाओ, अपने गुस्से और अपनी नफरत को तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल न करने दो। मोशिन और डैमबेग वो दोनों भी अपनी फाइट को खत्म करने के बाद वहीं पर छत पर आकर खड़े हो जाते हैं और इस फाइट की तरफ देख रहे होते हैं। हांसू जिन अपने आप को आजाद कर लेती है अपने गुस्से और अपनी नफरत से, और उसे अपनी पावर बनाती है, जिसकी वजह से उसकी काफी सारी पावर रिलीज होती है। शिनचियोन भी देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि हांसू जिन की जो स्वर्ड होती है उसके ऊपर उसका ऑरा निकल रहा होता है। इसी बात से तो शिनचियोन पहले भी घबरा गया था। डैमबेग भी देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो हमारे डेविल ब्लड आर्ट्स हैं। क्योंकि मोशिन हांसू जिन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। हांसू जिन अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपनी तलवार को घुमाती है और उसके साथ एक जबरदस्त स्ट्राइक निकलती है। उस एनर्जी के साथ साथ शिनचियोन भी पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के फौरन बाद हांसू जिन अपने एक और स्पेशल मूव, जिसका नाम मूनलाइट डेथ स्लाइस होता है, उसको यूज करते हुए एक स्ट्राइक लगाती है। उसकी तलवार से फिर से एक एनर्जी फोर्स निकलती है, जो कि सीधी शिनचियोन की तरफ जाती है। शिनचियोन अपनी तलवार को सामने करते हुए उसको ब्लॉक करता है और कहता है,